इंसानी आंखें ना बहुत सारा काम करती है। मतलब ये पूरी दुनिया दिखाना, ये बड़े बड़े पेड़, ये बिल्डिंग्स, ये गाड़ियाँ, ये रास्ते, ये सड़कें, ये सारी चीज़ें दिखाने में हमको ना तो हमारा हाथ हेल्प करता है ना हमारा पैर। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हेल्प करती है हमारे आंखें। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ? वह बिल्डिंग के छत पे आए हो, मनाली में आए हो, ऐसे एक्टिंग मत करो। वेल, आज का हमारा जो चैप्टर है, लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज का हमारा ये जो चैप्टर है, ये है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें पहला पार्ट है ह्यूमन आई का और दूसरा पार्ट है कलरफुल वर्ल्ड का। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं तुमको अभी बताने वाला हूँ। सीरियसली एक बात बताऊँ तो ये शॉट तो वहाँ पर भी कंटिन्यू हो सकता था, पर दिक्कत ये है कि अभी कुछ घड़ी भी नहीं है। मेरे हिसाब से 1:30 बज रहे हैं, दोपहर की 1:30 बजे की धूप में, बिल्कुल धूप है, हाँ बिल्कुल, बारिश का एक कण भी नहीं है, धूप में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा छाया में आके जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं। वेल, जब मैं बात करता हूँ इंसानी आंखों की, तो ये हमारे ये जो नैना है, ये जो चक्षु है, ठीक है, पर्यायवाची पढ़े होंगे तुमने 7वीं 8वीं में हिंदी में। आंख पर्यायवाची लिखो दो, नैना चक्षु। ये जो चक्षु है, ये जो नैना है, किन तरीके से काम करती है? मतलब कुछ तो मैकेनिज्म होगा गाड़ी के काम करने का भी, क्या कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होता है ना, क्योंकि गाड़ी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इंजन होता है, क्लच होता है, गियर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब मिलके एक गाड़ी बनती है। वैसे ही आंखों का काम देखना है, पर ये देखने की पूरी प्रोसेस में आंखों के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होंगे, जो पार्ट्स मिलके काम करते होंगे, और उन्हीं पार्ट्स का आज हम कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अच्छा, वो खत्म होने के बाद में मुझे तुम्हें और बहुत सारी चीजें बतानी है, जैसे कि दुनिया में अलग अलग चीजों का अलग अलग कलर की होता है। जैसे कि आसमान, इसका कलर क्या है? इधर इधर, इसका कलर क्या है? ब्लू है, ठीक है। वैसे ही इस आसमान का कलर रेड भी तो हो सकता था, हरा हो सकता था। भैया एक पिंक आसमान लगा दो प्लीज। और उसके बाद हम देखेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और तारे क्यों टिमटिम। यार मम्मी बोला था यार रिकॉर्डिंग करने, कम से कम सुखाने तो मत डालो यार, यहाँ पे कट करो यार तुम। टॉवेल तो हटा नहीं, चाटा अलग पड़ गया। खैर, एक और चीज जो तुमको मुझे बतानी थी वो ये थी कि कैसे तारे टिमटिमाते हैं। और अगर मैं तुमको ये बताऊं कि तारे जहां पर है वो एक्चुअली वहां पर है ही नहीं, तो ऐसी दुनिया धरती नहीं हिल जाएगी तुम्हारे लिए। मेरे लिए भी हिल गई थी जब मैंने पहली बार फाइंड आउट किया था, पर आज हम साथ में मिलकर फाइंड आउट करने वाले हैं। सीरीज देखने का बोल दो बस, कभी लेक्चर्स बिंज वॉच करने की इच्छा नहीं होती ना। और अगर पढ़ाई करने का बोल दो तो अरे भैया ये क्या बात कर रहे हो, ये सब तो उनको स्ट्रेंजर थिंग्स लगती हैं। अब होगी बात हमारे अपने लेंस की, इमेज बनाने की जिम्मेदारी इसकी अपनी। इन्वर्टेड है पर छवि 100% रियल, रेटिना नामक स्क्रीन पे दिखाता हमको सीरियल्स। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज योर अथर्व भैया। और फाइनली जो है हमारा लेक्चर जो है चैनल के ऊपर आ रहा है। अब मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है कि भैया इस साल आपका एक भी लेक्चर अभी तक नहीं आया था, ऐसा क्या है इस साल में, ऐसा क्या है हमारी बैच में कि आपने एक भी लेक्चर अभी तक नहीं डाला था। एंड इसी के साथ साथ जो है मतलब इसका ऑफ कोर्स एक आंसर भी है। पर खैर, उसके पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो ये है, उसका आंसर तुमको उसी से मिल जाएगा कि अभी तुमने स्टार्टिंग में बहुत ही प्यारा सा वीडियो देखा होगा, एंड ऑफ कोर्स वो जो वीडियो था वो इससे रिलेटेड था। लेकिन उसके बाद में तुमने जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का इंट्रो देखा, उसमें जो तुमने अभी सुना, ठीक है, जो चीज तुमने सुनी, वो जो पीछे चल रहा था, वो जो तुमने सुना, अगर ढंग से नहीं सुना तो एक बार रिवाइंड करके फिर से सुनना, ठीक है। वो एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हम पिछले 2 महीने से दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैं अगर सच बताऊं तो आज तक ऑनलाइन एजुकेशन की हिस्ट्री में यहां पर किसी ने नहीं किया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब ये पर्टिकुलर, देखो मैं पहले बता दूं कि कोई कोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर ऐसे कोर्स की या फिर लेक्चर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जो आज तक किसी ने यहां पर नहीं किया है, और जो कि पढ़ने के तरीके को कंप्लीटली बदल के रख सकता है, 3 से 4 टाइम्स ईजी करके रख सकता है, स्पेशली अगर मैं 9th और 10th क्लास की बात करूं तो, ठीक है। एंड ये एक ऐसी चीज है, पहली बात तो ये है कि ये कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, क्योंकि दिक्कत यह है कि इसमें आर्ट की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है, ठीक है। आप किसी का आर्ट नहीं चुरा सकते हो, राइट। सो यहां पर जो है मैं बहुत एक्साइटेड हूं, कुछ ऐसा धमाकेदार और तबाही आने वाला है जो कि तुमने लिटरली पहले कभी देखा ही नहीं है। ये चीज तुमने सुनी भी नहीं होगी, भाई साहब ऐसा हो सकता है, ठीक है। ना मैं कोर्सेज की बात कर रहा हूं, ना मैं लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, ना ही मैं ऐसे सिनेमैटिक लेक्चर्स या फिर सिनेमैटिक वीडियोस की बात कर रहा हूं। मैं कुछ अलग ही लेवल की बात कर रहा हूं, और लिटरली ये एक बहुत 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 अमेजिंग चीज होने वाली है। यू आर गोइंग टू लव इट। मैं बहुत ज्यादा इसको हाइप कर रहा हूं, क्योंकि वो हाइप लायक है, क्योंकि एक तो हमने उसके अंदर बहुत ज्यादा इनपुट्स पुट किए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, एंड लिटरली वो जो जब तुम सुनोगे ना, देखोगे वो चीज को,
ठीक है, कि ओह ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये इतनी सही तरीके से कैसे आ सकता है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई विल बी अनाउंसिंग दिस इन 1 to 2 days। इसलिए लेक्चर जो है मैंने पहले अपलोड किया है एंड इसीलिए लेक्चर बनने में समय लग रहा था, क्योंकि हम जिस दिन वो आएगा उसी दिन मैं तुमको बताऊंगा कि हम लेक्चर्स का पैटर्न कैसे रखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब मैं बता नहीं सकता, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है पर अब मैं बता नहीं सकता। इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग एंड ये पूरे ऐसे यूट्यूब को हिला के रख देगा। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है ऐसा मैं, ठीक है, पर मैं सच कह रहा हूँ ये यूट्यूब को हिला के रख देगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट अखियों से गोली मारे, यानी कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर ऐसा ऊपर क्यों इसलिए लगाया, क्योंकि जब उससे देख सकते हो तो देखने का काम कर लो ना, गोलियां क्यों मारनी है तुमको, हैं? सॉरी गोविंदा जी, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा आपके गाने के एसेंस को बिगड़ा दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। आज मैं एक पहली चीज तुमको बता दूं यार, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे अभी भी ये कंफ्यूजन लेकर बैठे हुए हैं कि भैया मुझे एक बात बताओ कि ह्यूमन आई तो नहीं आ रहा है, ये क्यों पढ़ा रहे हो? मेरी जान आ रहा है। ठीक है, 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो हमें वो पढ़ना भी जरूरी है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ह्यूमन आई जो था ना वो डिलीट हो चुका था। ठीक है, लास्ट ईयर ह्यूमन आई डिलीट हो चुका था, लेकिन इस साल ये है ह्यूमन आई भी और इसके डिफेक्ट्स भी है। कोई बहुत टफ टॉपिक्स नहीं है, कोई बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे बाल बार बार खराब हो जाते हैं, लेक्चर बनाते समय ही खराब होते हैं ये। ऑलराइट, तो हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं एंड शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। चैप्टर में सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। मतलब मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है कि किताब को या फिर मुझे तुम्हें आंखों की इंपॉर्टेंस क्यों समझानी पड़ रही है। तुमको ऑलरेडी पता है ना, ये दुनिया देखने में जो तुम्हारी मदद करती है वो आंखें हैं, ना हाथ ना पेट ना सर, कुछ नहीं। ठीक है, मतलब सर एक तरीके से दिमाग कर रहा है, वो अलग बात हो गया, अलग डिबेट हो गया वो, पर आंखें हेल्प कर रही है ना, तो हम आंखों से देख पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ना तो किताब को तुमको बताने की जरूरत है, ना मुझे तुमको बताने की जरूरत है कि अरे आंखें तुम्हारे देखने में मदद करती है, जान लो इसके बारे में। राइट, तो वही बात है, वही दिया गया बुक के अंदर भी फालतू में लिखा हुआ, यू डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई हेल्प्स अस टू डू दिस डू दैट डू ये, अरे पता है हमको यार। ठीक है, अच्छा तो मेरे को ना हमारे टीम मेंबर्स ने थोड़ा सा इंसिस्ट किया था कि जरा शायरी वायरी डालो, आजकल ही चलता है तो जो है शायरी वायरी डाली है इसके अंदर, है ना। और मेरे को पढ़ते हुए बहुत अजीब सा लगता है शायरियाँ, तो एक बार पढ़ देता तुम्हारे लिए। आपकी आंखें उठी तो दुआ बन गई, आपकी आंखें झुकी तो अदा बन गई, दिस इज सो वियर्ड। झुक कर उठी तो हया बन गई, उठ कर झुकी तो सदा बन गई। भाई साहब क्या है ये, मेरे से नहीं होता ये सब। अच्छा बाकी तुमको कहीं यूज करना हो ये तो हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो अब ना ऑन सीरियस नोट हम लोग बात करते हैं आंखों की, है ना। मतलब आंखें कैसे काम करती है, क्या नहीं करती है, क्या है, कैसा सिस्टम है। तो देखो एक कार कब बनती है, मैं बार बार कार का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है कार। ठीक है, मैं कार लवर हूँ। ठीक है, हाँ। अब कार जो है वो कब बनती है, कार तब बनती है जब कार के सारे पार्ट्स जो है वो मिलके एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है ना। कि तुम जब शोरूम जाते हो तुमको 4 टायर पकड़ा देते, बोलते सर ये रही आपकी कार, आगे का आप देख लो। नहीं भाई, कार देते हैं तो पूरी की पूरी कार मिलती है, उसमें सब कुछ होता है, इंजन होता है आपका, क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है, ठीक है, सीट्स होती हैं, तो ये सारी उसका पूरा ढांचा होता है। ठीक है, चैसिस जिसको हम बोलते हैं, चैसिस लिखा हो, स्पेलिंग उसकी चैसिस ऐसी होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती है, तब जाके हम कार चला पाते हैं। वैसे ही अगर एक आंख को देखना है, जैसे कि मेरी ये आंख है, अगर इसको देखना है तो इसके अंदर ये सारे के सारे पार्ट्स हैं जो कि मिलके काम करते हैं और हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं यहां पर पड़े हुए इस बॉटल को देख रहा हूं। ठीक है, अब मुझे अगर ये बॉटल देखनी है तो ये बॉटल में सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि अब ये अलग अलग पार्ट्स हैं आंखों के। ठीक है, अगर मुझे बोलता सिर्फ कॉर्निया के थ्रू तुम आंखों को देख लो, सॉरी इसको देख लो, बॉटल को, नहीं पॉसिबल है। इन सारे पार्ट्स को मिलकर जो है मेरी मदद करनी पड़ेगी इस बॉटल को देखने में। ठीक है, तो ये हमारे पहली बात तो ह्यूमन आई का शेप है। ठीक है, ह्यूमन आई जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। अच्छा भैया ये व्यू कहाँ का लिया गया है, तो अगर मैं तुमको आगे जाके मैं तुमको बाय द वे इसका 3D मॉडल भी दिखाने वाला हूँ, है ना। 3D मॉडल मैं तुमको दिखाऊंगा, मैंने बहुत बढ़िया जुगाड़ किया तुम्हारे लिए, तो उसमें तुम आई को और अच्छी तरीके से देख पाओगे। अगर अभी तुमको एक्सप्लेन करो तो देखो आई ऐसी गोल होती है, स्पेरिकल टाइप शेप तुम बोल सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसी पूरी गोल स्पेरिकल होती है। तो ये यहाँ पर तुमको दिख रही है ना, वो इतनी है नहीं, अगर तुम ऐसे करके देखोगे तो तुमको और दिखेगी, आंखें बड़ी बड़ी दिखेंगी और वैसे अंदर जाते हुए दिख रही होंगी। तो हमारी आंखें काफी बड़ी होती हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी दिख रही हो आगे तो इतनी सी आंखें, नहीं है, आंखें बहुत सारी अंदर बहुत है, ठीक है। तो ये ना बेसिकली ये ऐसा व्यू है कि आंख इमेजिन करो, उसको बीच में से कट किया हुआ है, तो साइड से जो है हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ये आंख है हमारी, ठीक है, बेसिकली हमारी आंख है, अज्यूम करो, ठीक है, ये आंख है, इसको ऐसे बीच में से कट करके ऐसे साइड से साइड व्यू देखा जा रहा है, बस इमेजिन ही करो, ठीक, इमेजिन भी मत करो, बहुत ही डिस्गस्टिंग है ठीक है, ग्रेट। तो ये साइड व्यू है। अब ये सारे जो है अलग अलग पार्ट्स है ह्यूमन आई के, ठीक है, एंड एक एक करके इनका नाम देख लेते हैं, एक एक करके फिर इनका काम भी देख लेंगे। जैसे कि अगर तुम देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है क्रिस्टलाइन लेंस। देखो नाम बहुत ऐसा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो वही है, नाम बहुत ही खतरनाक है पर वो फंक्शन बहुत ईजी है समझना। क्रिस्टलाइन लेंस मतलब क्या, अरे अपना लेंस, ठीक है, आंखों के अंदर अपना एक लेंस होता है, ठीक है, आगे जाके मैं तुमको समझाऊंगा बताऊंगा। फिर बात होती है एक्वस ह्यूमर की, ये बेसिकली एक लिक्विड है, ठीक है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। अब वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिर हम बात करते हैं प्यूपिल की, आइरिस की, कॉर्निया की एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं तुमको एक रफ आइडिया बता देता हूं कि एक्चुअली हमारी आंखों में होता क्या है। देखो जब तुम्हें कोई भी चीज देखनी है तो इसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्टली तुमने उसको देख लिया तो बस, क्या मतलब, क्या देखा मतलब क्या है, कुछ तो हुआ होगा आंखों के अंदर जिसके कारण से वो दिख रहा है। सो बेसिकली होता है कि जो भी मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो मेरी आंखों के अंदर बनती है और उससे मैं वो चीज को देख पाता हूं। अगर मैं तुमको थोड़ी सी साइंटिफिक भाषा में समझाऊं तो इन शॉर्ट ऐसा होता है कि जो भी हम जिस भी चीज को हम देख रहे हैं उसकी इमेज इस रेटिना पर बनती है, ठीक है। अब वो कैसे बनती है वो हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं बस। तो वो जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, जैसे कि मान लो यहां पर मैं एक इंसान को देख रहा हूं, इंसान मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरे दोस्त को देख रहा हूं यहां पर मैं, तो ये मेरा दोस्त जो है इसकी इमेज इस रेटिना पर बन रही है, राइट। तो मैं बोलता हूं, तो ये होता है अपना इमेज फॉर्मेशन बेसिकली। अब वो कैसे होता है, क्या इनके काम है, वो हम एक एक करके देख लेते हैं, फालतू का टेंशन हम नहीं लेते, ठीक है, बहुत सही। तो ये स्लाइड ब्लैंक है इसलिए थी ताकि तुमको मैं कुछ समझा सकूं, तो अगर आगे कुछ समझाने लायक हुआ तो मैं तुमको इस पेज पर आकर समझा दूंगा, ठीक है। तो भाई फैन को कोई दिक्कत नहीं है, आया ना मैं जवाब दिया करो यार तुम, ठीक है। तुम खुद ही मान लो मुझे पता है कि तुम मुझे सुन नहीं, मतलब मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, ठीक है, पर तुम हाँ या ना बोलोगे ना तो वो सेटिस्फैक्शन फील होता है कि यार बोला तो होगा बच्चे ने, ठीक है, बोला तो होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। भैया आजकल बहुत भय की बातें करने लग गए हो आप। भय की बातें नहीं है यार, दीज आर जस्ट सम मोमेंट्स वी ऑल कैन फील कि हम लोग साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अब एक एक करके सारे पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया जो है ये कौन सा पार्ट है, तो आंखों का जो ये बल्ज्ड आउट पार्ट होता है ना, ये आंखों का मतलब तुमको अगर तुम फील कर पाते हो, ये हाथ मत लगाओ, हाथ गंदे होंगे तो जलन करेंगी आंखें, ठीक है। ये जो बाहर का कर्व्ड वाला पार्ट होता है ना, जैसे कि अगर मैं तुमको दिखाऊं तो हाँ, जैसे कि अपनी आंख है ये, ठीक है, ये जो बाहर का कर्व्ड पार्ट होता है ना, बाहर वाला जो ऐसा बल्ज आउट, जो बाहर निकला हुआ बल्ज आउट पार्ट है, कर्व्ड पार्ट, वो अपना पूरा कॉर्निया होता है, ठीक है। सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट, बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि बल्ज आउट है बाहर की तरफ, बल्ज आउट वही होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये जो है अपना कॉर्निया होता है जो कि आई के सबसे बाहर प्रेजेंट है, देखो ये रहा। सो दिस इज कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया। बाकी सब देखो अंदर है, ये प्यूपिल भी अंदर है, ये लेंस भी अंदर है, ये आइरिस भी अंदर है। तो ये बाहर का बल्ज आउट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है एक, ठीक है, ग्रेट। अब एक बहुत मजेदार चीज ये है कि हमारी आंखों में जो लाइट एंटर करती है ना वो यहीं से कर रही होती है, जहां से भी लाइट आ रही है आंखों में जो एंट्रेंस हो रहा है वो यहीं से हो रहा है, कॉर्निया के थ्रू, ठीक है। एक और मजेदार चीज है, वो क्या है, वो ये है कि लाइट जब हमारी आंखों में एंटर करती है, ठीक है, लाइट जब हमारी आंखों में जाती है तो लाइट का मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है, लाइट का मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो है वो कहां पर, वो किसके थ्रू होता है, कॉर्निया के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज नोट करना कि आंखों के अंदर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होता है वो इसके थ्रू होता है, अपना क्या कहते हैं इसको, कॉर्निया के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर तुम पढ़ भी सकते हो कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज इंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो ये कॉर्निया का जो बाहर का सरफेस है, जब लाइट आती है तो लाइट का जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है, वो यहीं पर हो जाता है। अब इतना तो समझ सकते हो ना तुम कि यहां पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, रिफ्रैक्शन ही होगा यहां पर, है ना, बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे यार। मैं क्या समझता हूं बिल्कुल कि तुमको कुछ नहीं आता, तुमको सब आता है, पता है मेरे को, ठीक है। इतना समझ गए, ये बाहरी पोर्शन, क्या 3 पॉइंट्स हमको याद रखना है। इट इज द ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट मेम्ब्रेन जो कि बाहर निकली हुई है, याद कर सकते हो, सबसे बाहर निकला हुआ कॉर्निया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में क्या है दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है
कि ये जो है इसके थ्रू अपना मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ठीक है, इसके थ्रू मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, दैट इज इट, ठीक, ग्रेट। एंड हमारे आंखों के अंदर लाइट यहां से एंटर कर रही होती है। कॉर्निया की बात हो गई, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अरे नहीं भी आनी चाहिए क्योंकि ये आसान है, ठीक। आगे आसान है करते करते ना प्यूपिल की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्यूपिल की मैं बात करूंगा तो प्यूपिल बेसिकली होता क्या है, सी, प्यूपिल इज द राउंड ब्लैक स्पॉट इन फ्रंट ऑफ द आई। नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस प्यूपिल इज। मेरे साथ है ना, इमेजिन करते जाओ, ये हमारी आंख है, चलो हमको पता नहीं, हमको आंख ऐसी दिखती नहीं भैया, हमको तो आंखें ना ऐसी दिखती है, तो चलो ये आंख है। आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग, सो प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। इतना पता है हमको ऐसी कुछ आंख होती है, नहीं भैया एक और चीज है, क्या, ये ब्लैक स्पॉट, ये, ठीक है ना, राइट, बहुत सही। तो ये जो है ना, इसी को हम बोलते हैं प्यूपिल, यही होता है प्यूपिल, ठीक है। अब ये नीचे हम आते हैं, अब नीचे आते हैं अभी, ठीक है। सो प्यूपिल इज द राउंड ब्लैक स्पॉट इन फ्रंट ऑफ द आई। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये प्यूपिल लिखा हुआ है, ये एल यहां पर होना चाहिए था, पर वो स्लाइड्स क्या है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, ठीक है। सो ये पहली बात तो तुम नीचे आइडेंटिफाई करके बताना कि ये कौन सी सेलिब्रिटी की आंखें हैं, ठीक है। ये मेरा आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छा आइडिया था यहाँ पर इंक्लूड करना, पर ठीक है, मतलब बताना कौन सी सेलिब्रिटी की आंखें हैं, राइट। तो ये तुम अगर देखोगे ना, ये मतलब मुझे तो शायद ये ब्लू दिख रही है, पता नहीं जो सेलिब्रिटी है उनकी आंखें ब्लू है या नहीं है, आई डोंट नो, पर तुम देखोगे तो ये जो ब्लैक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, ये प्यूपिल होता है। तुम यहां पर भी देखोगे, ये देखो, ये अपना कॉर्निया हो गया, ये आइरिस पर हम लोग आगे जाके आते हैं, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये ब्लैक पार्ट होता है जो हमको बाहर से दिखता है, जो गोल ऐसा होता है ब्लैक कलर का, दैट इज आइरिस। तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा होगा, जो मैंने आंख की एक क्लिप डाली है उसमें देखा होगा तुमने, उसकी एक तो आईज है, ठीक है, ब्राउन पार्ट है और बीच में ब्लैक वाला पार्ट है, दैट इज योर प्यूपिल, राइट। अभी मेरे हिसाब से इतना बोलने के बाद क्लियर हो चुका होगा। प्यूपिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या, कि ये रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है कि आंख में लाइट कितनी जाएगी। मतलब ये है यहां पर बैठा हुआ बाहर की साइड, ये बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग लाइट अंदर जाएगी, मैं बाहर की कंडीशंस देखूंगा, बाहर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि लाइट अंदर कितनी जानी है, ठीक है, सिंपल सी बात, उसका बहुत ही साफ कारोबार है। वो बोलता है कि अगर, ध्यान से सुनना, तुमने नोटिस भी किया होगा, वो बोलता है कि अगर बाहर अंधेरा है, अगर बाहर डार्कनेस है, तो जो है मैं ज्यादा लाइट को अंदर आने दूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि डार्कनेस है, ठीक है। तो डार्कनेस में हम जितनी लाइट अंदर ले सकते हैं उतना ही अच्छी तरीके से हम देख पाएंगे। एक एग्जांपल तुमको देता हूं, तुमने जनरली देखा होगा कि जब हम लोग रूम में एंटर करते हैं, बहुत ही डार्क रूम है, तो एंटर करते से तुमको सब ब्लैक दिखता है, सब काला दिखता है, ठीक है, कुछ भी तुमको विजिबल नहीं होता। पर ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि बिल्कुल ही पूरा ही ब्लैक, बिल्कुल डार्क रूम होना इंपॉसिबल है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाइट तो आ रही होती है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद तुम नोटिस करते हो कि यार तुम्हें चीजें दिखने लग रही है ना, थोड़ा थोड़ा दिखने लग रहा है तुमको, थोड़ा दिख रहा है, राइट। तो ये जो प्यूपिल है वो क्या कर रहा है इस डार्कनेस वाली कंडीशन में, कि इट इज अलाउइंग मोर लाइट टू एंटर इन आवर आईज, जिससे कि हम देख पाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा केस है, मान लो कि तुम बहुत ही बिल्कुल ऐसी लाइट में गए हो जहां पर तुम्हारी आंखें चौंधिया गई है, अरे बाप रे बाप, होता है, ठीक है। जैसे कि उठने के बाद में सुबह सुबह अगर बाहर जाते हो, बिल्कुल डार्क कमरे में से बाहर जाते हो, तो ऐसे ऐसे करके जाते हो, अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे करके जाते हो, क्यों जाते हो, क्योंकि बहुत सारी लाइट एंटर कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो प्यूपिल है उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा सेट कर रहा है चीजों को। सेट कर रहा है मतलब क्या, मैं थोड़ा सा इसको एग्जांपल की तो समझा रहा हूं तुमको, कि बहुत ब्राइट लाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है, ठीक है, तो ऑफकोर्स इतनी ज्यादा लाइट की जरूरत तो है नहीं, तो ये क्या करता है कि कम लाइट अंदर भेजता है, ठीक है। बहुत सारी भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना, ग्रेट। तो इतनी चीजें क्लियर है और बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भैया अगर डार्कनेस है, अगर बहुत ही अंधेरा है, तो हमारी लाइट, हमारी आंखें जो है वो क्या करेंगी, ज्यादा लाइट अंदर भेजेगी ताकि चीजें दिख पाए, है ना, वहां पर जितनी लाइट पॉसिबल है वो ज्यादा अंदर भेजेगी ताकि चीजें दिख पाए। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट है तो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट अंदर भेज के कोई मतलब नहीं है, भाई आंखें हैं, ठीक है, मजाक थोड़ी है। तो वो क्या करता है उस केस में कम लाइट भेजता है, इतनी कि भाई चीजें दिख सके, राइट, ग्रेट। तो मैंने जरा इसको एक्सप्लेन करा है थोड़ा डिटेल में जाके। अच्छा, एक और चीज तुमको बता दूं कि ये डायलेट होता है जब ज्यादा लाइट आंखों में एंटर करती है, तो ठीक है, मतलब डार्कनेस के टाइम पे, इन केस ऑफ डिम लाइट ये डायलेट हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट एंटर करे। तुमने देखा भी होगा जनरली कि वो प्यूपिल ऐसा डायलेट हो रहा है या फिर कभी कभी ऐसा कम हो जा रहा है, तो वो मैं क्लिप अगर यहां पर होगी तो ऐड कर दूंगा, ठीक है, बहुत सही।
और अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है, अगर ज्यादा लाइट है, ठीक है, अगर कैसी लाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में लेस लाइट एंटर हो रही है, इट इज नॉट अलाउइंग अ लॉट ऑफ लाइट टू एंटर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेलिब्रिटी। एक बच्चा नीचे टाइम स्टैम्प के साथ में कमेंट करके बताना सेलिब्रिटी कौन है। ठीक है, ऐसा मेरा कोई ऐसा नहीं कि मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तुम बोलोगे भैया आपके तो फेवरेट सेलिब्रिटी हैं, नहीं ऐसा फेवरेट सेलिब्रिटी वगैरह ऐसा नहीं है, पर अब वो डाल दिया है, ठीक है, वो थोड़ा सा तुम कमेंट करके बता देना कौन सा सेलिब्रिटी है। खैर, अब हम बात करते हैं लेंस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंस की। राइट नाउ लेंस जो है हमारी आंखों, जैसे कि मैंने ये पहन रखा है तो ये भी लेंस ही है, ये चश्मा इसको जो हम बोलते हैं ये लेंस है। राइट, उस पर भी हम आएंगे कि मुझे चश्मा क्यों लगा है। राइट, तो ये लेंस ही है। ओके, पर ये लेंस काम क्या करता है? आंख में लेंस प्रेजेंट है तो हमको जनरली पता है कि लेंस का काम क्या होता है, लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है ना, ये चीज हमको पता है। अब हम देखते हैं लेंस का काम क्या है। तो ये जो प्यूपिल है, जो तुम प्यूपिल पर देख रहे हो, ये रहा प्यूपिल अपना, ये ब्लैक पार्ट, ये साइड से दिखा रहा है इसलिए ऐसा व्यू है। आई होप कि इतना तुम समझ चुके हो। इसके पीछे देखो ये लेंस है अपना, दिस इज आवर लेंस। एक छोटा सा सवाल तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, कमेंट करके बताना कि ये किस टाइप का लेंस है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, किस टाइप का लेंस है, जरूर बताना मुझे। ठीक है, लेंस लाइज जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। ठीक है, नो वरीज। फंक्शन क्या है लेंस का, एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूं। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई इज टू चेंज इट्स शेप एंड थिकनेस टू फोकस लाइट रेज entering the eyes from an object onto the light sensitive screen called retina। अब मैं तुमको बताता हूं, देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही गौर से सुनना। जो भी आस पड़ोस में काम कर रहे हो, जिससे भी बातें कर रहे हो, जिससे भी प्यार मोहब्बत की तुम चैटें कर रहे हो, वो जरा 2 मिनट बंद कर दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, कर दी बंद? बोलना 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, भैया कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, फिर मैसेज करता हूं मैं तुमको। ठीक है, ठीक, गुड, हो गया। हाँ भैया कुछ नहीं कर रहे आप, जबरदस्ती बदनाम कर रहे हो। अरे जो कर रहा है उसके लिए बोल रहा हूं, मुझे पता है, जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे बच्चे हैं, मजाक करो। ठीक है, ग्रेट। अब हम बात करते हैं सीरियस टॉपिक पे। अज्यूम करो, चलो तुम भी मेरे साथ एक्सरसाइज करना, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम सेइंग। अज्यूम करो तुम्हारे सामने फोन तो नहीं रखा पास में, रखा हो तो ठीक है, नहीं रखा तो बहुत अच्छी बात है। पेन पेंसिल जो भी है उसको उठाओ। ठीक है, उठाने के बाद उसको अपनी आंखों के सामने ले आओ। सुनो मेरी बात को, सुनते जाओ, सुनते जाओगे तो भी यू विल बी एबल टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने रिमोट अपनी आंखों के सामने रखा है, आई एम लुकिंग एट इट, तो मेरा जो फोकस है आंखों का वो उस रिमोट पे चले गया। ठीक है, वैसे तुमने जो भी पेन पेंसिल जो है होल्ड कर रखा है, या फिर जो भी तुम्हारे हाथ में तुमने होल्ड कर रखा है, व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, तुम्हारा सारा फोकस जो है वो उस पर जा चुका है। ठीक है, अब तुम जैसे कि मैं इस चीज पर स्टिक रहता हूं। ठीक है, तो मैं जब इसको देख रहा हूं, जब मेरा सारा फोकस आंखों का इस पे है, तो मुझे पीछे की सारी चीजें ब्लड दिख रही है, हाँ या ना? तुमको भी दिख रही होंगी। ठीक है, अगर नहीं तो तुम घूम जाओ चेहरे पे से, जहां पर तुमको ज्यादा ऑब्जेक्ट दिखेंगे वहां पर ऐसे पेंसिल को सामने लेकर आ जाओ, या फिर पेन को सामने लेकर आ जाओ और फिर उसको देखो। सो यू विल नोटिस कि यार पीछे की सारी चीजें जो है ब्लर दिख रही है, ये बड़ा क्लियरली दिख रहा है। राइट, अब उस पेंसिल को वहीं पर रहने दो एंड ट्राई फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जो कि इसके पीछे है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, इस डायरेक्शन में आ जाता हूं, अगर बोलूं तो इसके पीछे एक बॉटल रखी हुई है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, बॉटल पे फोकस कर रहा हूं। तुम्हारे घर पे भी पीछे कुछ ना कुछ रखा हुआ होगा, तुम उस पर फोकस करो। ठीक है, तो यू विल सी कि जब तुम पीछे किसी चीज पे फोकस कर रहे हो, तो तुम्हारा सारा जो फोकस है वो पीछे चले गया, और उस पेंसिल से जो तुमने होल्ड कर रखी थी उससे फोकस हट चुका है, वो अब तुमको ब्लर दिख रही है। राइट, राइट, बहुत सही। सो ऑल इन ऑल, इस पर भी मैं आऊंगा और इसका रिलेशन इससे कैसे मैं तुमको बताता हूं। होता यह है कि हमारे जो लेंस है, ठीक है, ये लेंस अपनी शेप और थिकनेस को इस तरीके से चेंज करता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, है ना, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उससे जो हमको लाइट आ रही है, वहां से जो भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो जो लाइट रेज जो है एंटर कर रही है किसी ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों के अंदर, वो जाकर पीछे वाली रेटिना जो हमारी स्क्रीन है उस पर पड़े। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में तुमको बोला था एक चीज याद करना कि हमारी जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, रेटिना पे बनती है। इमेज कहां बनती है, रेटिना पे बनती है। मतलब ये कि यार इस लेंस को अपने आप की शेप और थिकनेस को चेंज कुछ इस तरीके से करना है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वहां से जो लाइट एंटर कर रही है आंखों में और जो इमेज बन रही है वो जाकर रेटिना पे बने। तो इसलिए क्या हुआ कि जब तुमने इसको देखा तो लेंस ने कुछ इस तरीके से खुद को एडजस्ट किया कि हमको ये क्लियरली दिखे, यानी कि क्लियरली देखने का मतलब क्या है, इसकी इमेज रेटिना पर बने। ठीक है,
बहुत बढ़िया। उसके बाद में हमने जब पीछे देखा तो हमारे लेंस ने कुछ अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट किया कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखे, यानी कि उसकी इमेज जो है वो सही तरीके से हमारे रेटिना पर बने। ठीक है, सो ऑल इन ऑल सारा खेल है लेंस अपने आप को रीशेप करेगा ताकि जो भी चीज को हम देख रहे हैं उसकी जो इमेज हमारी रेटिना पर पड़ रही है वो क्लियरली पड़े। ठीक है, कैमरा में भी ऐसे ही होता है, जब सबको बहुत शौक चढ़ता है ना, राजू फोटोग्राफी है ना, सुरेश फोटोग्राफी, तो ये जो सारे हम फोटोग्राफी के शौक पालते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, हम फोन उठाते हैं एंड हमारे फोन का जो कैमरा में फोकस वाला फीचर होता है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चले गए, उस पर फोकस किया, ओहो क्या क्लियर फोटो आ रही है, मैं तो बन गया फोटोग्राफर, होता है राइट। तो हम जनरली क्या करते हैं, उसमें भी हम फोकस सेट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है मेरे बालों के साथ में, पता नहीं यार, बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा कभी कभी मेरे को फील होता है कि मैं सारे बाल हटा दूं, पर फिर बाद में लगता है नहीं, इसमें तो अपन कूल लगते हैं, कि ये भी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जब हम फोन लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस मारते हैं, तो वो क्या है कि वो हमको भाई क्लियर दिखता है बहुत, और पीछे का सब ब्लर दिखता है। वैसे ही हमारी आंखों का भी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हो, लेंस बिकम्स थिन टू इंक्रीज इट्स फोकल लेंथ। मतलब लेंस क्या होगा, अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज करने के लिए वो थिन हो जाएगा, और डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, डिक्रीज जब मतलब थिक हो जाएगा, डिक्रीज करने के लिए अनेबल्स अस टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर। मतलब जब ये अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब ये अपनी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर रहा है तो ये पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश कर रहा है। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। ठीक है, ग्रेट। तो इसकी फोकल लेंथ जब ये इंक्रीज कर रहा है, जब ये थिन हो जा रहा है, मतलब ये किसी दूर के ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है जिससे कि उसकी इमेज रेटिना पर क्लियरली बन सके, और वाइस वर्सा। ठीक है, लेंस की बात हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताता हूं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज 25 सेंटीमीटर, बिलो दिस डिस्टेंस वी कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी आंखों से, ठीक है, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो ही वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखेगा। मतलब अगर उसके पीछे रखोगे तो भी दिख रहा है, उसके पीछे रखोगे तो भी दिख रहा है ना, मतलब एक सर्टेन पॉइंट तक दिख रहा है। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस पर रखोगे, जैसे कि मान लो ये तुम्हारी आंख है, ठीक है, दीज आर योर आईज, ठीक है, वेरी गुड। ये यहां पर मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो अगर तुम इसको यहां पर भी ले जाओगे ना, तो भी आंखें देख लेंगी उसको, आंखें उसको अपने आप को, अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज करके जो है वो चीजों को क्लियरली देख लेगी, उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेगी। लेकिन अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पर लेकर आ गए, लेट अस से कि ये तुम इसको 10 सेंटीमीटर पर लेकर आ गए, उस केस में ये ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। हम बोलते हैं ना, होम डिलीवरी अगर आपको करवानी है तो मिनिमम ऑर्डर 100 का ही देना पड़ेगा। अगर आपने 60-70 रुपए का ऑर्डर किया तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। वैसे यहां पर भी है कि मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्लियरली नहीं दिखेगा वो। ठीक है, जैसे कि मान लो ये 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, अभी क्लियरली दिख रहा है, पर मैंने इसको यहां पर रख दिया, नहीं दिखेगा क्लियरली, थोड़ा बहुत ब्लर बहुत जरूर दिखेगा तुमको। तुम खुद नोटिस कर सकते हो, खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वही पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट। पहले दूर रखो थोड़ा सा, अब 25 सेंटीमीटर गिन नहीं सकते ना, थोड़ा दूर रख लो कि हाँ 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगा। अब एक काम करो, बिल्कुल ऐसे पास लेकर आ जाओ यहां पर, कि पता हो कि हाँ ये 25 सेंटीमीटर से कम ही है। तो यहां पर मैं लेकर आ गया। अब मेरे को एक चीज नोटिस में आ रही है कि यार ये दिख तो रहा है मुझे, ठीक है, तो ऐसा लग भी रहा होगा कि हाँ क्लियरली दिख रहा है, पर वो क्लियरली नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर, क्लियर क्यों इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि क्लियर और ब्लरी विजन में क्या फर्क होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, आइरिस की बात करते हैं। ठीक है, आइरिस के बारे में हम बात करते हैं तो आइरिस क्या है, व्हाट इज आइरिस। अब बहुत सारे लोग इसको इरिस भी बोलते हैं, मैं तुमको बताता हूं। ये इसकी बहुत ही प्यारी कहानी है, इरिस, आइरिस। हुआ ये था, मेरे स्कूल टाइम की बात है, जब मैं 10th में था। अब तुमको लगेगा भैया आपने किसी स्टैंड अप कॉमेडी वाले वीडियो से चुराया है, पर लेजिट ये चीज तब मेरे साथ हो चुकी थी, तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। और ऐसा नहीं है हर बार कि अगर दो चीजें मिलती है तो वो कॉपी ही हो, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, राइट। तो हुआ ये था कि मतलब मेरा एक दोस्त था, वो ना बहुत ज्यादा ही, मतलब कोई अगर इंग्लिश गलत बोल दे तो वो ऑफेंड हो जाता था। हम सबके ऐसे दोस्त होते हैं, राइट, तो मेरा भी ऐसा दोस्त था। तो हुआ ये कि हम क्लास में बैठे हुए थे एंड आई
आई वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग कि अरे चैप्टर है ऐसा है, बहुत पुरानी बात है। उस समय उसको इंग्लिश का बड़ा शौक था, मतलब इंग्लिश में कोई गलत कुछ बोल दे तो भाई तू तो बेवकूफ़, ऐसे टाइप का। अब हुआ ये कि मैं बैठा हुआ था, मैं कुछ बोल रहा था और मैं आंखों के बारे में कुछ बोल रहा था, इतने में मैंने आइरिस की जगह इरिस बोल दिया, ठीक है। अब वो ऑफेंड हो गया, उसने सुन लिया, ठीक है, मैंने इरिस बोल दिया, उसने सुन लिया। मैंने गलती से बोला था, मतलब वो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही जानबूझ के बोला, मैंने गलती से बोला था इरिस इरिस इरिस, तो इरिस मैंने बोला, उसने सुन लिया। तो वो मेरे पास आया, कहता क्या बोला तूने? मैंने कहा इरिस। कहता ये आइरिस है। पता नहीं आइरिस, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको सच्ची में, ठीक है, ये आइरिस है। तो मैंने कहा तुझे पता चला क्या कि मैं इसी पार्ट के बारे में बात कर रहा था? कहता हाँ आइरिस वही होता है। पर मैंने बोला मैंने तो इरिस बोला ना, पर बात तो वही हुई ना। तो मैंने कहा एग्जैक्टली, जब मैं जो बोल रहा हूं वो तुझे समझ में आ रहा है तो क्यों आके मेरा दिमाग खराब कर रहा है? तेरे को पता है ना कि मैं आइरिस की बात कर रहा था, और उसके बाद कुछ उसके पास कोई डिफेंसिव आंसर नहीं था तो वो चुप हो गया, ठीक है। सो दैट वाज अ विन बट नॉट एन एग्जैक्ट विन, क्योंकि मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन बोला था उसका, बट स्टिल। तो ये कोइंसिडेंस है, ये मेरे साथ भी हो चुका है। तुम बोलोगे भैया आपने किसी स्टैंड अप वीडियो से चुरा रखा है, ये हो चुका है मेरे साथ में भी, ठीक है। और सीधी सी बात है, मतलब मुझे लगता है कि ये बात सही भी है कि अगर कम्युनिकेशन का बेस यही है कि अगर आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं कोई भी चीज बोतल बोल रहा हूं तो समझ में तो आ रहा है ना कि मैं बोतल की बात कर रहा हूं, सिंपल है। अब हम बात करते, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइरिस की। आइरिस जो है इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, दीज मसल्स कंट्रोल द साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ प्यूपिल, ठीक है। बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे, सो ये जो अपना पोर्शन है, ठीक है, कहां गया अपना, हाँ, ये जो तुम पोर्शन देख रहे हो दिस इज आइरिस, क्या है ये? आइरिस है। आइरिस जो होता है इसके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा जो हम बोलते हैं आंखों का कलर, इसकी आंखों का कलर, तो वो आइरिस के कलर की बात हो रही है, ठीक है। जनरली तुमने देखा होगा ब्लैक आइज तो होती हैं, ब्राउन आइज भी होती हैं, ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है मैंने, ठीक है, तो वो ब्लू आइज भी होती है, तो वो आइरिस का कलर होता है। तुम यहाँ पर भी देखोगे ये आइरिस का कलर है, ये जो अलग सा दिख रहा है ना वो आइरिस का कलर है। अब हो सकता है कि लेंस वेंस लगा रखा हो, मेरे को नहीं पता वो चीज, पर जो मुझे दिख रहा है हम आइरिस, ये आइरिस है, ठीक है, ग्रेट। तो आइरिस जो होता है, पहली बात तो एक तो जो आंखों का कलर हमको दिख रहा है वो उस आइरिस का कलर है ना। तो आइरिस ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, तुमने जनरली देखा होगा, ब्राउन तो जनरली सबने देखा होगा, ब्लैक तो ऑफ कोर्स बहुत ही कॉमन है, अब ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ब्लू भी ऑफ कोर्स है। तो ये आइरिस के अलग अलग अपने कलर्स होते हैं, ठीक है, तो हम वो चीज समझ चुके हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ऑफ कोर्स ये मसल्स का बना होता है एंड दीज मसल्स कंट्रोल द साइज ऑफ ओपनिंग ऑफ द प्यूपिल, मतलब जो प्यूपिल खुलता और बंद होता है ना, तो वो जो साइज है उसकी ओपनिंग की, भैया कितना ओपन होना है कितना नहीं होना है, वो जो कंट्रोल होता है वो ये कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आइरिस कर रहा होता है, ठीक, बहुत सही। तो इतना हमको क्लियर है कि पहली बात तो जो हमारे आंखों का कलर है वो है भैया इसकी बदौलत, ठीक है, ब्राउन ब्लैक ब्लू जो हम जनरली देखते हैं, आंखों का कलर जो हम बोलते हैं ना वो ये है। दूसरा, ऑफ कोर्स तुम देखोगे प्यूपिल यहीं पर है ना, ये देखो ये है अपना आइरिस, ये है प्यूपिल, तो सीधी सी बात है। तो वो जो प्यूपिल की ओपनिंग होती है, साइज जो होता है ओपनिंग का, कितना होना है कितना नहीं होना है, वो जो है वो ये आइरिस की मसल्स जो है वो मेक श्योर कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सीलियरी मसल्स की। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर तुम देखोगे ना यहां पर ये सीलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है, मैं तुमको अभी 3D स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, आगे जाके जब मैं तुमको बताऊंगा तो चिंता मत करो, एक एक करके सारे पार्ट 3D में भी दिखेंगे। अगर मैं तुमको इन शॉर्ट बताऊं तो ये देख रहे हो, ये दिख रहा है, दीज आर सीलियरी मसल्स। ये जो तुम मसल जैसा पार्ट देख रहे हो ना, दीज आर सीलियरी मसल्स। और तुम देखोगे कि ये थोड़े से अपने लेंस के साथ कुछ कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज है। पढ़ो एक बार ध्यान से, फिर मैं तुमको समझाता हूं। चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस व्हेन योर आईज फोकस ऑन अ नियर ऑब्जेक्ट। हमको पता है कि लेंस अपना शेप चेंज करता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, इतना हम सबको पता है, ठीक है, बहुत सही, इतना तो हम सबको पता है। अब जैसे कि तुम खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, तुम पीछे कहीं देख रहे हो और एकदम से तुम्हारा क्रश तुम्हारे सामने से जाता है, या फिर तुम्हारी क्रश तुम्हारे सामने से जाती है, होता है जनरली, तो वहां से फोकस हटके यहाँ पे आ जाता है, वहां से फोकस हटके यहाँ पर आ जाता है। तो उस समय ये जो लेंस है, ये लेंस तुम्हारी मदद करता है, तुमको थैंकफुल होना चाहिए इस लेंस को, थैंक करना अभी अपने लेंस को, थैंक यू लेंस सो मच कि तुम अपना फोकस हटा हटा के
जिस चीज़ पर मुझे फोकस करना है, ठीक है, उस पर तुम मुझे फोकस करने में हेल्प करते हो, ठीक है, ग्रेट। अब इसको सही तरीके से लो जो मैंने बोला है, ठीक है, फालतू गलत सोचने की जरूरत नहीं है तुम लोग। बना एक तो बहुत दिक्कत ये है आजकल मैं देखता हूँ, और आजकल मैं ये पता नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी भी चीज का कुछ भी मीनिंग निकाल लेते हो यार। मतलब इंसान ने वो सोच के बोला भी नहीं, मतलब इंसान को ना हर चीज बोलने से पहले सोचनी पड़ जाती है। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कभी कभी 3255 यू नो व्हाट भैया मीन्स, फिर मैंने खोल के देखा, टाइम स्टैम्प लिखा था और आगे से निकाला, मैंने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर मैंने बहुत सोचा, तब मुझे समझ आया कि तुम्हारा दिमाग किस डायरेक्शन में दौड़ता है, ठीक है। तब मेरे को समझ में आया कि यार एक एक चीज जो है ना वो बहुत ही संभल के बोलनी पड़ेगी अब से, नहीं तो ये क्या करेंगे, बिल्कुल खोद खोद के बिल्कुल गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे और बताएंगे भैया ये बोला आपने तो इसका मतलब ये है ना, ठीक है। नहीं यार, ठीक है। तो मैं कभी कुछ एग्जांपल्स तुमको बहुत ही ऐसे फ्रैंकली दे देता हूं ठीक है, ग्रेट। अब जो है ये जो मसल्स है हमारे सीलियरी मसल्स, तुम सोचो जरा, इमेजिन करो, मैं तुमको बताता हूं ये कैसे इमेजिन कर सकते हो, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर। तुमने देखा है वो ट्रैम्पोलिन जो होता है, जिसको जनरली वो जंपिंग जैक जो है बहुत सारे बच्चे बुलाते हैं, मैं भी बुलाता था बचपन में, पर जंपिंग जैक अलग चीज है, ठीक है। तो वो जो होता है, वो जो ट्रैम्पोलिन होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है वो, मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो ये ट्रैम्पोलिन है, इसके बाहर ऐसा वो एक हार्ड मटेरियल होता है और ऐसी स्प्रिंग्स अटैच होती हैं, राइट, ऐसी स्प्रिंग्स जो है वो अटैच होती हैं, ठीक है ना। तो जब भी बच्चे इसके ऊपर कूदते हैं तो क्या होता है, तो ये नीचे जाता है, पर ये स्प्रिंग्स जो है वो सारा जो टेंशन होता है, सारा जो इसका भार है वो लेके रहती है, मतलब इसको इसके शेप को चेंज करने में हेल्प करती है। मतलब जब हम ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे मान लो, ठीक है, तो वो जो चेंज हो रहा है ना, उसमें हाथ इन स्प्रिंग्स का भी अगर तुम यहां पर लकड़ी लगा दोगे तो टूट जाएंगी, है ना। पर ये स्प्रिंग्स क्या कर रही है, वो हेल्प कर रही है कि ये जो बीच में लगा हुआ, इसको आप क्या बोल सकते हो, जो कपड़ा है वो जो बीच में यहां पर लगा हुआ है मेन, जिस पर हम कूद रहे हैं, वो उसका शेप चेंज हो सके। वैसे ही आंखों में यहां पर सीलियरी मसल्स होते हैं, ये मैं आगे जाके 3D में दिखाऊंगा। जब लेंस का शेप चेंज हो रहा है ना, जैसे कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर खिंच रहा है, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, इसको मसल्स की हेल्प लगेंगी। ऐसे तो ये फट जाएगा, ऐसे तो ये टूट जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं, ये सीलियरी मसल्स इस लेंस की मदद करती है जब भी, ठीक है, जब भी जो है इनको अपना शेप चेंज करना होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना कि हमारा ये जो सीलियरी मसल्स हैं, दे आर वेरी यूजफुल। ये एग्जांपल प्लीज ध्यान रखना कि कैसे ये स्प्रिंग्स जो है वो बीच वाले उस क्या बोल सकते हैं उसको यार, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, बीच वाले इस मटेरियल को जो है वो हेल्प करती है वहां पर अपना शेप चेंज करने में। वैसे ही ये सीलियरी मसल्स जो है, जब ये शेप चेंज करता है फोकस करने के लिए, तब जो है वो अपने आप को मतलब अपने लेंस को हेल्प करती है, ठीक है, ग्रेट। तो जैसे कि मान लो कि मैं किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट पे, अब समझना, किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूं, तो दो तीन चीजें होंगी यहां पर, होंगी तो बहुत सारी चीजें, पर पहली चीज तो क्या होगी कि हम फोकस कर रहे हैं, मतलब लेंस का शेप चेंज हो रहा है। लेंस के शेप के चेंज होने में उसकी मदद कौन कर रहा है, कॉर्निया, है ना, नहीं सीलियरी मसल्स। ध्यान रखना, ये बहुत सारे बच्चे कॉर्निया बोल देते हैं, सी फॉर कॉर्निया, सी फॉर सीलियरी मसल्स। भैया नहीं, कॉर्निया होगा, कॉर्निया सीलियरी मसल्स यार, ठीक है, ग्रेट। अब हम बात करेंगे रेटिना की। रेटिना तुमने देखा होगा जनरली एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं विद रेटिना डिस्प्ले, रेटिना डिस्प्ले, रेटिना डिस्प्ले। ये रेटिना क्या होता है, वो रेटिना तो चलो छोड़ो, ये रेटिना क्या है जो हमारी आंखों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। वेल, इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब तुम सोचो कि ये तुम्हारी अपनी पर्सनल प्राइवेट स्क्रीन है। जैसे जनरली थिएटर में स्क्रीन होती है ना, वैसे ही हमारे पास भी एक छोटी सी स्क्रीन है आंख में, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो ये जो पूरी दुनिया तुम देख रहे हो ना, एक तरीके से समझ लो कि ये दुनिया की पिक्चर, इस दुनिया की मूवी तुम अपनी आंखों के थ्रू देख रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो मूवी है वो हमारी आंख के अंदर की स्क्रीन पर चल रही है, इसका नाम है रेटिना, ठीक है। अब तुमको समझा तो होता क्या। इट कंटेन्स रोड्स एंड, इसकी बात तो मैं चलो बाद में करूंगा। होता यह है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो तो पहले तुम यहां पर आएगा, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद लेंस के थ्रू फर्दर वो जाएगा, ठीक है। अब लेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट या फिर कैसे वो एक्सपांड करने वाला है अकॉर्डिंग टू द फोकल लेंथ। मतलब कैसे वो क्या होने वाला है, पास में है ऑब्जेक्ट, दूर है, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी एंड सो ऑन। उसके बाद फाइनली वो मेक श्योर करता है कि जो भी रेज आ रही हैं वो आकर जो है वो इस रेटिना पर पड़े, ठीक है। क्यों रेटिना पर क्यों पड़े? हमको पता है कि इमेज कहां फॉर्म होती है,
जहां पर वो रेज मीट करती हैं, वैसे ही यहां पर इनको यहां पर मिलना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमें इमेज दिखेगी। ठीक है, तभी जाके जो है हमें इमेज क्लियरली दिखेगी। ठीक, वेरी गुड। तो जो भी जहां से भी आपका ऑब्जेक्ट है वहां से जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो लेंस के थ्रू उसके बाद क्या होता है कि ये अंदर जाती हैं ऐसे और उसके बाद में यहाँ पर मिलती हैं जहां पर इमेज जो है वो फॉर्म हो रही होती है। तो यहाँ पर अपना इमेज फॉर्मेशन होता है, ये अपनी प्राइवेट स्क्रीन होती है। ठीक है, इतनी गंदी हैंडराइटिंग तो भैया डॉक्टरों की भी नहीं होती जितनी मेरी है। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन अपना हो रहा होता है ऑन रेटिना। अब यहाँ पर मजे की बात यह है, इस पर भी मैं आऊंगा आगे जाके, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे आपके सेल्स। ठीक है, जिसमें से कुछ सेल्स है रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, एक एक करके समझते हैं। द रोड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। मतलब तुम अगर बहुत डिटेल में इसके नहीं जाना चाहते हो तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में समझाने जाऊं, बहुत ही सिंपल सी भाषा में, ठीक है, कि डिम लाइट के लिए ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब डिम, अगर तुम इसको ऐसे समझना चाहो तो डिम लाइट में रॉड सेल्स जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, और ब्राइट लाइट के लिए कौन सेल्स जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई मान लो कि भाई बहन है, तो जो भाई है वो अपनी बहन के लिए बहुत सेंसिटिव है, या फिर एक दोस्त है, दो दोस्त है बंटी और मोंटी, तो बंटी मोंटी के लिए बहुत सेंसिटिव है। ठीक, मतलब बंटी केयर्स फॉर मोंटी, राइट। वैसे ही क्या है कि अब यहां पर ऐसा नहीं है कि इट केयर्स फॉर ब्राइट लाइट या फिर डिम लाइट, पर हाँ, मतलब तुम समझ सकते हो कि मैं बहुत ही बेसिक लेवल पर एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आगे जाकर मैं तुमको करूंगा इसका एक्सप्लेनेशन ढंग से जब मैं 3D स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो डिम लाइट जो है, डिम लाइट में ये रॉड सेल्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं, मतलब काम आ रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। एंड ब्राइट लाइट में जो कोन सेल्स होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ऑल इन ऑल उसके बाद में क्या होता है, फिर फाइनली यहां से एक मैसेज जाता है, जो मैसेज इमेज बनी है, फिर यहां से मैसेज जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग तक, और फिर जो है वो उसको कन्वर्ट करता है एंड देन वी आर एबल टू सी दी इमेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर हमारा बचा है, जो मैं तुमको 3D स्ट्रक्चर में आगे जाके बताता हूँ। ठीक, वेरी गुड। तो ये अपनी सारी बातें हो चुकी है, आइरिस की, सिलियरी मसल्स की, रेटिना की, एंड जितने भी अपने पार्ट्स थे जो बचे हुए वो मैं 3D स्ट्रक्चर में तुमको दिखाने वाला हूँ। आई एम वेटिंग कि मैं तुमको उसमें दिखा पाऊँ, क्योंकि वो ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, ग्रेट। पावर ऑफ रिकमेंडेशन, एक चीज तुमको समझा देता हूं मैं, क्या होता है पावर ऑफ रिकमेंडेशन। वही चीज जो मैंने तुमको भी समझाई थी ना, कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो भी तुम क्लियरली देख पा रहे हो, यहां पर रखा है तो भी क्लियरली देख पा रहे हो। कारण क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। मतलब हमारी आंखों की ये ताकत होती है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को पास में रखा है तो भी वो उस ऑब्जेक्ट पर फोकस कर लेंगी, मतलब लेंस फोकस कर लेगा, और अगर दूर रखा है तो भी वो लेंस जो है वो उस पर फोकस कर लेगा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। The human eye can clearly see a nearby object as well as an object on infinity। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को पास में रखा है, पास का मतलब क्या है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो भी आंख उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। और अगर आप कोई दूर एक बिल्डिंग देख रहे हो तो भी आपकी आंखें उस बिल्डिंग को देख सकती है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्पेस ब्रह्मांड की उस कोने में नहीं देख सकते वहां पर, तो पर इन्फिनिटी रिस्पेक्टिव है ना, तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर की बिल्डिंग, वो इन्फिनिटी हो गया, ऐसा कुछ। ठीक है, ग्रेट। दिस एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। वही मैं जो तुमको बता रहा था कि यार पास रखा है तो भी दिख रहा है, दूर रखा है तो भी दिख रहा है, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ऐसा नहीं कि दूर की चीजें ब्लरी दिख रही है, दूर की चीजें दिख ही नहीं रही है, ऐसा नहीं है। जैसे कि देख सकते हो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना, तो भी तुम देखोगे कि यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद में लेंस के थ्रू इमेज यहाँ पर रेटिना पर ही बन रही है। और मान लो कि कोई पास में ऑब्जेक्ट रखा है तो भी जो इमेज है वो रेटिना पर ही बन रही है। इमेज रेटिना पर बननी चाहिए। अगर इमेज रेटिना पर नहीं बनती है तो हमको वो चीज क्लियरली नहीं दिखेगी। अगर पीछे बनती है, आगे बनती है, तो वो चीज हमको क्लियरली नहीं दिखती है। इमेज हमेशा रेटिना पर ही बननी चाहिए, रेज जो है वो रेटिना पर ही मीट होनी चाहिए, तभी हमको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। तुम देखोगे ये नॉर्मल आई है, ठीक है, दिस इज विच आई, दिस इज नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का क्या मतलब होता है, नॉर्मल आई का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पास का चश्मा है, दूर का चश्मा है, ऐसा नहीं है, या फिर दोनों चश्मे हैं बायफोकल, वो आगे हम बात करेंगे उसकी। तो अब यार यहाँ पर देखो, ये है हमारे आंख का एक 3D स्ट्रक्चर। इसकी मैं लेबलिंग जरा हटा देता हूँ।
ये कुछ इस तरीके से हमारी आंखों का जो है वो 3D स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। एंड इससे तुमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगी। ऑल्दो मैं तुमको ये स्मार्ट बोर्ड पर दिखाने वाला था, पर पता नहीं ड्यू टू सम रीजंस ये स्मार्ट बोर्ड पर नहीं चल रहा था। मैंने कहा छोड़ो यार, कंटेंट पर फोकस करते हैं। सो दिस इज आवर आई। मैं तुमको क्विकली सब चीज़ें समझा दूंगा, कोई भी बिल्कुल ऐसा डीले तुमको फील नहीं होगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार भैया बहुत खींच रहे हो यार, अब बहुत हो गया। तो ये देखो, ये 3D स्ट्रक्चर है अपनी आंख का, मतलब इसको बीच में से कट कर रखा है तो हमको सब दिख रहा है, ठीक है। नाउ यू विल सी, एक बार हम लोग इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। तो ये देखो, जैसे कि ये दिख रहा है तुमको, ये जो ब्लू कलर का है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आइरिस, है ना, साफ साफ हमको दिख रहा है, ठीक। फिर ये देखो, ये जो बीच में ब्लैक पोर्शन होता है जहां पर नहीं दिख रहा है, दिस इज प्यूपिल। ये देखोगे फिर जो ये बल्ज्ड आउट पोर्शन है, ये वाला, ये देखो, ये वाला बल्ज्ड आउट, मेरे कर्सर को फॉलो करना तुम सिर्फ, ठीक है। ये जो बल्ज्ड आउट पोर्शन दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉर्निया, राइट। उसके बाद देखो, नीचे की साइड और ऊपर की साइड, दोनों ही साइड पर हमको दिखेंगे सीलियरी मसल्स। ये रहा यहाँ पर, ये कर्सर देखो मेरा, और ये रहा ऊपर सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं हमारे लेंस को एलोंगेट होने में, फिर लेंस को कॉन्ट्रैक्ट होने में, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पर है उस अकॉर्डिंग ये लेंस का अपना शेप चेंज करता है, ठीक है। तो ये सीलियरी मसल्स उसकी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद तुम पीछे देखोगे, यहाँ पर जो है हमारा रेटिना प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज आवर रेटिना। ये बीच में जो पूरा है, ये जो लिक्विड टाइप भरा हुआ है अंदर, दैट इज व्हाट, दैट इज विट्रस ह्यूमर, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज विट्रस ह्यूमर। उसके बाद में देखो पीछे यहाँ पर क्या है, ये ऑप्टिक नर्व है। अब ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है वो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, होता यह है कि यहाँ पर इमेज तो बन गई, पर वो इमेज हमको दिखेगी कैसे, मतलब इमेज दिखने के लिए कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा ना। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है हमारे ब्रेन के पास में, ठीक है, और फिर वहाँ से हमारा दिमाग जो है वो उन चीज़ों को इंटरप्रेट करता है सही से, और फिर हमको एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमारे दिमाग में भेजेगा, और फिर दिमाग अपना काम करके हमको जो इमेज है वो सही तरीके से दिखाएगा। अब मैं तुमको बताता हूँ विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है। अच्छा भैया, एक्वस ह्यूमर कहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है अपना एक्वस ह्यूमर। क्या काम होता है एक्वस ह्यूमर का, तो देखो 2-3 कुछ इसके इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि ये कॉर्निया को ना मॉइस्ट रखता है, क्या करता है, कॉर्निया को मॉइस्ट रखता है, एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है ना, और जो आई बॉल है उसको एक तरीके से कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। वैसे तो इसके ना बहुत सारे फंक्शन तुमको अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिखेंगे, पर तुम एक दो फंक्शन इसकी याद कर सकते हो, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, कॉर्निया को मॉइस्ट रखेगा। दूसरा, एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है ना, एंड इट प्रिवेंट्स द आई बॉल फ्रॉम कोलैप्सिंग। फिर हम बात करते हैं ये बीच वाले विट्रस ह्यूमर की, ये जो मैक्सिमम स्पेस जिसने घेर रखी है ना, ये जेल लाइक वाटर लाइक जो सब्सटेंस है, ये जो फ्लूइड है, ये क्या काम करता है। तो विट्रस ह्यूमर जो है, ये आंखों का जो अपना राउंड शेप है ना, ये जो राउंड शेप तुम देख रहे हो, ये राउंड शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ दिस इज मोस्टली वाटर, मतलब मेरे हिसाब से कुछ 99% ये वाटर होता है, और बचा हुआ जो है इसके अंदर फिर अलग अलग जो है वो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ये क्या करता है, रेटिना को स्टेबल रखता है और इन प्लेस रखता है, ठीक है। तो ये कुछ विट्रस ह्यूमर के हमारे फंक्शंस हो गए। अब देखो, अब मजे की बात ये है कि एक बार ना हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की जो है इमेज फॉर्मेशन हो रही है। देखो, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है ना, ये ट्री है दूर रखी हुई है। तुम देखोगे यहाँ पर ये इमेज कहाँ बनी है, रेटिना पर, है ना, इमेज हमारी बन गई यहाँ पर, राइट। अब यहाँ से एक सवाल उठ के आता है, वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है कि भैया इमेज तो उल्टी बनी है, पर हमको तो चीज़ें सीधी दिखती हैं। एग्जैक्टली यहाँ से क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमारे दिमाग में जाएंगे ना, तो दिमाग क्या करेगा, उनको सही से इंटरप्रेट करेगा, उनको प्रोसेस करता है। मैं तुमको बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हालांकि वो डिटेल्ड प्रोसेस बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। पर ये इमेज यहाँ पर उल्टी बनी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी ना, सीधी सी बात है। अब वो जब हमारे दिमाग में जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, वो जो सारा मैसेज हमारे दिमाग के पास में जाता है, उसके बाद में दिमाग जो है वो उसको इंटरप्रेट करता है और हमको ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा दिखाता है। जैसे कि ये ट्री सीधी है ना, तो अब हमको ब्रेन जो है, जैसे ये इसका जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास पहुंचेगा, फिर ब्रेन जो है वो चीज़ों को इंटरप्रेट करेगा, सही करेगा, और हमको ये जो ट्री है वो जैसी है वैसी ही दिखाएगा। समझे बात को? तो ये ऐसा होता है। अब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखो, जैसे कि यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, अब ये बुक रखी हुई है, तो यहाँ पर ये जो बुक है ये हमारे यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, और यहाँ पर हमको ये ऑब्जेक्ट दिखने लग गया, ठीक, बहुत सही। सो दिस इज द कंप्लीट, तुम कह सकते हो कि ह्यूमन आई स्ट्रक्चर। मैंने तुमको सारे इसके फीचर्स भी बता दिए हैं, और मैंने इसी के साथ साथ तुमको ये भी समझा दिया है कि क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं इन सारे ही पार्ट्स के, राइट। और तुम अब क्लियरली देख भी पाए होगे, समझ भी पाए होगे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि हमको ह्यूमन आई देखने में तो अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा लगता है, पर इसके थ्रू चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं एंड फर्दर हमारे लेक्चर को इसी धूमधाम तरीके से, मस्त तरीके से कंटिन्यू करते हैं। हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े।
तो अब यार हमने ये सारा डिस्कशन कर लिया है कि क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्या होती है सारी चीजें। पावर ऑफ एकोमोडेशन वही चीज है जो मैंने तुमको अभी समझाया कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो हमारा लेंस जो अपना कर्वेचर चेंज करेगा, वो अपने शेप को चेंज करेगा, उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए ये सीरियरी मसल्स उसकी हेल्प करते हैं। देखो जरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, आई लेंस देखो थिन हो रहा है ना, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट उसको वो हेल्प कर रहे हैं ना, वो रिजिड नहीं है, वो मसल्स उसको हेल्प कर रहे हैं, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ताकि ये थिन हो सके, थोड़ा सा एलोंगेट हो गया। देखो यहाँ पे इस केस में देखो क्या हो रहा है, ये थिक हो रहा है। क्यों थिक हो रहा है? क्योंकि मसल्स को रिलैक्स होना पड़ रहा है, मसल्स रिलैक्स हुए तो ये थिक हो गया, और उस केस में पास वाला ऑब्जेक्ट हम लोग ढंग से देख पाए। तो ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। अब हम आगे थोड़ी सी और बेसिक बातें करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फार एंड नियर पॉइंट्स की डिस्कशन जो है वो कर ही ली है, पर एक बार मैं फिर से तुमको बता देता हूं कि व्हाट आर फार एंड नियर पॉइंट्स। तो वही मतलब अपना 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी वाला पोर्शन है ना, कि यार अगर मैं बात करता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल दूर ऐसे बिल्कुल स्पेस में, वो अलग बात हो गई, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब दूर रखा हुआ है तो भी हमको वो क्लियरली दिख जाता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मिनिमम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो भी वो हमको दिख जाता है। इसी को हम लोग फार एंड नियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें तुम्हें रिवाइज करवाना चाहता हूं, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स की। और मैंने ये जो चश्मा पहन रखा है, ठीक है, ये मैंने क्यों पहन रखा है, मुझे कौन सा डिफेक्ट है, ये हम लोग जानने वाले हैं। हम यार मेनली 3 टाइप के आपके 4 टाइप के डिफेक्ट्स देखने वाले हैं। पहला है कैटरैक्ट, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे मायोपिया, क्या देखेंगे हम, मायोपिया देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया, क्या देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे। एंड उसके बाद में चौथा हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रेसबायोपिया, क्या देखेंगे, प्रेसबायोपिया देखेंगे, ठीक है। ये 4 टाइप के डिफेक्ट्स हम लोग अभी देखने वाले हैं। शुरुआत हम करते हैं कैटरैक्ट से। व्हाट इज कैटरैक्ट? देखो, तुमने जनरली अपने घर में भी देखा होगा, जनरली हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको ये बीमारी होती है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज, हम बोलते हैं ना कि मोतियाबिंद, ठीक है, ये वही चीज है, राइट। इन ओल्ड एज द कॉर्निया बिकम्स क्लाउडी। अगर तुम देखोगे यहां पर तो जो कॉर्निया होता है वो क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, कॉर्निया क्लाउडी होने पे क्या होगा, अगर तुम समझो तुम्हारा जो कार का शीशा है, कार में बैठे हो, सामने का जो ग्लास है अगर वो क्लाउडी, मतलब उसको अगर मैं बोलूं उस पर फॉग जम जाए तो तुम देख पाओगे क्या सामने का? नहीं। वैसे अगर ये क्लाउडी हो जाए, हेजी हो जाए, ठीक है, तो क्या आप देख पाओगे ढंग से? नहीं देख पाओगे, आपका विजन ब्लरी हो जाएगा। तो वही होता है जनरली ओल्ड एज में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द विजन इन ओल्ड एज। पहली बात क्या है, हमको की पॉइंट क्या याद रखना है कि कॉर्निया जो होता है ये क्लाउडी हो जाता है। की पॉइंट क्या याद रखना है, कॉर्निया जो होता है ये क्लाउडी हो जाता है, और इस कारण से ऑफ कोर्स जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनका विजन जो है वो ब्लर हो जाता है, ठीक है। ग्रेट। अब कैटरैक्ट जो है वो आई सर्जरी से, जो आपकी ये एक सर्जरी होती है कैटरैक्ट की, उससे ये ठीक किया जा सकता है। सो बेसिकली ये जो क्लाउडीनेस है, मतलब पर्सनली मैं बताऊं तो मेरी दादी के आंखों का ऑपरेशन हो रखा है कैटरैक्ट वाला, तो मुझे ये चीज पता है कि उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि ये जो क्लाउडीनेस है, ये जो हेजीनेस होती है, ये हटा दी जाती है, हट जाती है। तो उसके बाद इट गेट्स बेटर, इट गेट्स नॉर्मल, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये एक आई सर्जरी के थ्रू कैटरैक्ट के का क्योर हो जाता है। अब हम लोग इन जनरल जो हम जैसे नौजवानों के अंदर भी दिक्कतें होती हैं, लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनकी बात करने वाले हैं। तुमने जनरली सुना होगा यार कि इसको दूर का चश्मा है, इसको पास का चश्मा है, अरे पास का चश्मा लग गया, अरे माइनस का नंबर लग गया, अरे प्लस का नंबर लग गया, राइट। सुना होगा, बहुत ही कॉमन सी चीज है। अभी माइनस प्लस का नंबर क्या है, ये पास दूर का दिखना क्या है, ये हम लोग अभी डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है मायोपिया। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा और मैं बिल्कुल लंबा इस चीज को नहीं खींचूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने के चक्कर में वो चीज समझ ही नहीं पाते हम लोग। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है कि पास का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा। नियर साइटेडनेस लिखा है ना, मतलब पास का नहीं दिख रहा। अरे मेरी जानो, जरा बात समझो, नियर साइटेडनेस मतलब पास की दृष्टि, मतलब पास की चीजों को हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब हम पास की चीजों को देख सकते हैं। मेरी नियर साइटेडनेस है। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है कि मैं पास की चीजों को देख सकता हूं, पर दूर की चीजें देखने में मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? मैं पास की चीजों को तो देख सकता हूं, पर दूर की चीजों को देखने में मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। अब यहां पर जो लिखा हुआ है ना, तुम्हारी बुक के अंदर भी जनरली चीजें दी होती है, पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन समझा करो। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। कहने का मतलब ये है भाई, एक नॉर्मल ह्यूमन आंख दूर तक क्लियरली देख सकती है ना। मतलब जनरली क्या होता है, मान लो कि मैंने इस दीवार के ऊपर जो है कुछ लिख के रखा हुआ है ना,
जिस इंसान को मायोपिया है, अगर उसको थोड़ा सा ज्यादा वाला मायोपिया होगा, उसका नंबर ज्यादा है, तो वो ये दीवार पर लिखी हुई चीजें भी ढंग से नहीं देख पाएगा। वेराज जिसकी नॉर्मल आंखें हैं, जिसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो उस दीवार पर रखी हुई चीजों को क्लियरली देख लेगा, है ना। सीधी सी बात है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है कि अगर कोई चीज पास में है तो वो पास की चीजें क्लियरली देख सकता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर दूर दूर मतलब बहुत दूर भी नहीं, पर इतना दूर कि बाकी लोगों को तो क्लियरली दिख रहा है, इसको क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो ये अपना मायोपिया होता है। ठीक है, बहुत सही। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या है? इंफिनिटी है, मतलब हम बहुत दूर तक क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन मायोपिक आई का फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी नहीं होता, उसका फार पॉइंट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूं, देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये जो है हमारी आंख है, ये मायोपिक आई है मान लेते हैं, ठीक है। अब इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है ना, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि तुम स्पेस की वो तारों को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, नहीं। इंफिनिटी मतलब दूर की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है? एक पेड़ है, जो कि मेरे हिसाब से मान लो कि इंफिनिटी पर रखा हुआ है, दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। क्या है? बहुत दूर है। तो एक नॉर्मल आई, इस आप अगर मैं बोलूं तो ये जो एक नॉर्मल आई है, ठीक है, ये रेटिना है मान लो पीछे की साइड, तो एक नॉर्मल आई जो है वो इस ट्री को क्लियरली देख पाएगी। ये कहां रखा है? ये आपका इंफिनिटी पर रखा है, मान लो दूर रखा है, बहुत ज्यादा दूर है। तो एक नॉर्मल, ये नॉर्मल आई है, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल आई, एन ई लिख देता हूं मैं, नॉर्मल आई, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो इमेज है वो रेटिना पर बन रही है ना। इमेज क्या है? रेटिना पर बन रही है। तो ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है, फिर भी इमेज रेटिना पर बन रही है। पर वही अगर ये आंख एक मायोपिक आंख होती, मायोपिक आई होती, उस केस में, ठीक है, ध्यान से देखना मेरी बात, समझना ध्यान से। उस केस में क्या होता? उस केस में ये होता कि ये जो रेज हैं वो पहले ही मिल जाती, ठीक है, ये जो रेज है ये पहले ही मिल जाती, और जो आपकी इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती। समझ रहे हो बात को? ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये है मेरी मायोपिक आई, ठीक। मायोपिक आई का मतलब क्या है कि पहली बात तो ये है कि दूर की चीज हम क्लियरली नहीं देख सकते। वही हुआ, क्या हुआ कि जैसे ही हम देखने गए, इमेज पहले ही बन रही है रेटिना के, आगे बन जा रही है, मतलब एक तरीके से हमको ब्लरी दिख रही है चीजें, है ना, हमको जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ब्लरी दिख रहा है। वही अगर मैं ऐसा हटा दूं, वापस से ड्रॉ करूं मेरी मायोपिक आई को, ठीक है, और मैं अगर इस ट्री को अब यहां पर रखूं, एक पॉइंट है ये, कोई भी किसी भी डिस्टेंस पर हो सकता है पॉइंट, इंफिनिटी पर नहीं है पर, ठीक है, और अब मैं इसको देखने जाऊं तो इस केस में मुझे ये ट्री जो है वो सही से दिख रही है ना। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो ये नया फार पॉइंट है मायोपिक आई का, ठीक है, ये जो है वो नया फार पॉइंट है। समझ रहे हो बात को? अभी भी अगर नहीं समझे तो बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं तुमको। जनरली क्या होता है कि हमारा फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, पर मायोपिया के केस में क्या होता है कि वो इंफिनिटी से शिफ्ट होकर थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा मतलब वो सिग्निफिकेंटली आगे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो है ना, आप सिर्फ इस पॉइंट तक ही चीजें को, एक और चीज तुमको बता दूं, नियर पॉइंट से इस चीज को कंफ्यूज मत करना। इस इंसान को नियर साइटेडनेस है, मतलब इसको पास दूर, पास वास की कोई दिक्कत नहीं है, ये पास का सब बहुत अच्छे से देख सकता है, ठीक है। हम यहां पर फार पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो नियर पॉइंट से कंफ्यूज मत करना कि भैया मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो सब इसका सही है, वो सब इसका बढ़िया है ना। हम फार पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, यहां पर कहीं हो सकता है नियर पॉइंट हो, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जिसके आगे अगर हम यहां पर भी अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे ना, तो भी ये आंख इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगी। मतलब ये इसका नया फार पॉइंट है। समझ गए अब बात को? यहां तक ये ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया पहली बात तो कि मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, पास की चीजों को देखने में कोई दिक्कत नहीं, पर दूर की चीजों को देखने में दिक्कत है। और दूर मतलब ये भी नहीं कि बहुत दूर, हो सकता है कि थोड़ी दूर दीवार पर कुछ लिखा हुआ है वो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा फार पॉइंट शिफ्ट हो गया है, ठीक है। मेरा फार पॉइंट पहले इंफिनिटी हुआ करता था, पर अब वो शिफ्ट होके जो है वो यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ, जैसे कि मान लो कि वो दीवार है, ठीक है, यहां पर ये नियर पॉइंट है, वो दीवार है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं नियर पॉइंट बता रहा हूं, ये नियर पॉइंट है, वो सब ठीक है अपना, है ना, वो दीवार है, ठीक है। अब अज्यूम करो कि नॉर्मल आंख के लिए वो जो दीवार है वो फार पॉइंट होता है। अज्यूम करो, जस्ट सामने मेरे, अज्यूम तुम्हारे सामने भी होगी कि वो जो दीवार है तुम्हारे सामने वाली, या फिर जो भी तुम्हारे सामने है थोड़ा सा दूर सिग्निफिकेंटली, वो नॉर्मल आंख का फार पॉइंट है। पर एक मायोपिक आई का फार पॉइंट सिर्फ इतना है,
इसके आगे वो क्लियरली नहीं देख सकती। ठीक है, तो ये मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ गए बात को? वो नॉर्मल आई का था, ये मायोपिक आई का है, आगे आ गया। क्लियर है, वेरी गुड। अब इसको हमें ठीक कैसे करना है भैया? आपने ये तो बता दिया कि बहुत सारे बच्चे जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको हो सकता है कि मायोपिया हो, है ना? हो सकता है कि तुमने जो चश्मा लगा रखा हो वो इसलिए लगा रखा हो क्योंकि तुम्हें दूर का नहीं दिखता, तुम्हें पास का बड़ी अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो वही हम बात करने वाले, इसको करेक्ट कैसे किया जाता है। देखो मैं तुमको समझाता हूं। मेरे पास एक बढ़िया सा अगर ब्लैंक पेज हो, तो ब्लैंक पेज भी नहीं छोड़ा मैंने बीच में, क्या समझ के चल रहा था मैं। ठीक है, जनरली देखो क्या हो रहा है, ये मायोपिक आई है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, ये उसका फार पॉइंट था पर इससे और पीछे रखा हुआ था, तो देखो क्या हुआ, ये पहले ही बन गया, रेटिना से पहले ही बन गया। राइट, अब हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे? साफ साफ तुम देख सकते हो, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे और कॉनकेव लेंस की मदद से हम हमारे विजन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे भैया? देखो जरा, ये अपनी आंख है। ठीक है, ये अपनी आंख है, वेरी गुड। हो क्या रहा है कि पहले ही यहां पर ये बन जा रहा है, मतलब ये जो रेज है वो पहले ही कॉन्वर्ज हो जा रही हैं, तो हमको थोड़ा सा दूर इनको यहां पर कॉन्वर्ज करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इस्तेमाल किया कॉनकेव लेंस का। आप ध्यान से देखना, ये जो कॉनकेव लेंस हमने इस्तेमाल किया, इसने क्या किया, ये जो रेज यहां से आ रही थी ना, इसने इनको थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है, इसने क्या किया कि इनको थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ज कर दिया, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। अब थोड़ा सा डाइवर्ज करने से क्या होगा कि जब ये इसको कन्वर्ज करेंगे, मतलब ये जो इसको कन्वर्ज करेगा, ये जो लेंस है अपना इसको कन्वर्ज करेगा, तो थोड़ा सा पीछे कन्वर्ज हो। पहले कैसा था, पहले ऐसी रेज आ रही थी, ऐसी ऐसी ऐसी, तो यहां पर कन्वर्ज हो जा रही थी। ठीक है, लेकिन अब इसके कारण रेस कैसे आ रही है मैं तुमको दिखाता हूं। इसके कारण रेस कुछ ऐसी आएंगी, यहां पर एक कॉनकेव लेंस है मान लो, तो इसके कारण रेस कुछ ऐसी आएंगी, ऐसी, ठीक है, ऐसी ऐसी, तो अब ये यहां जाके कन्वर्ज होंगे। ठीक है, पहले जो ये पहले ही कन्वर्ज हो जा रही थी, अगर मैं और अच्छे से इसको ड्रॉ करता हूं, हम थोड़ा और अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा अपना आंखों का डायग्राम। ठीक है, वेरी गुड। पीछे रेटिना है, ये अपना कॉनकेव लेंस है। ठीक है, वेरी गुड। अब रेज आई तो इसने क्या किया, पहले इनको कन्वर्ज कर दिया, सॉरी डाइवर्ज कर दिया कुछ इस तरीके से, तो डाइवर्ज हो गया। अब अगेन ये कन्वर्ज करेंगे, तो कन्वर्ज करने के बाद बिल्कुल परफेक्टली जाकर ऐसे रेटिना पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग कॉनकेव लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पहले ये डाइवर्ज कर दे रहा है, जिससे कि जब ये कन्वर्ज कर रहे तो यहां की जगह यहां बने। जब ये नहीं था तो क्या हो रहा था, देखो, जब ये नहीं था तो रेज आ रही थी ऐसी और ऐसी के ऐसी यहां पर मिल जा रही थी, ऐसे रेटिना यहां पर था, ये मिल यहां पर रही थी। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या हुआ, इसके कारण चूंकि पहले डाइवर्ज हुई और फिर कन्वर्ज हुई, तो इस कारण से क्या हुआ कि हमारी जो आंखों पर इमेज बन रही है वो सही तरीके से बनी। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये अपना करेक्शन है फॉर मायोपिया। व्हाट आर द टेक अवे पॉइंट्स फ्रॉम दिस? मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से तुम क्या टेक अवे पॉइंट्स लोगे। मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले तो इट इज नोन एज नियर साइटेडनेस, मतलब सिर्फ पास की चीजें क्लियरली दिखती, दूर की नहीं दिखती है, और मुझे मायोपिया है। ठीक है, मुझे मायोपिया है, मेरे को दूर की चीजें नहीं दिखती। पता नहीं, अजीब सा यार, मतलब बचपन में क्या हुआ था कि मुझे बहुत पढ़ने का शौक पड़ गया था, टीवी वगैरह का शौक इतना नहीं था, पढ़ने का बहुत शौक चढ़ गया था, तो मैं दिन रात पढ़े जा रहा हूँ। तो मेरे को लगा चश्मा, सर दुख रहा था, चश्मा लगने वाला है, तो मुझे लगा पास का होगा, पर मेरे को चश्मा लगा दूर का। ये क्या है यार, मतलब ये क्या ही है, बिल्कुल अजीब व गरीब। ठीक, समझ गए? नियर साइटेडनेस मतलब क्या कि आपकी पास की दृष्टि है, पास का देख सकते हो, दूर का नहीं देख सकते इतना इजीली। दूर का देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चश्मा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा चश्मा? कॉनकेव लेंस वाला चश्मा। समझ गए बात को? कारण क्या था, क्योंकि इमेज पहले ही बन जा रही थी, है ना, इमेज को हमको पीछे बनाना। अब देखो होता क्या, ये जो कॉनकेव लेंस है ना, ये इस्तेमाल करने के बाद हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम हमारी आंखों को एक तरीके से बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं 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 बेटा सुन मेरी बात, ऑब्जेक्ट वहीं पर रखा हुआ है, तो इसलिए देखो तो मैं पर रेज मीट करते हुए दिख रही है ना तुमको, है ना, तो हम एक तरीके से हमारी आंखों को बेवकूफ बनाना कि नहीं नहीं तू चिंता मत कर, ऑब्जेक्ट वहीं पर है, पर एक्चुअली में वहां पर होता नहीं है। वो क्या होता है, दूर होता है काफी, पर हम लेंस पहनते हैं अगेन तो वो चीजें हमको क्लियरली दिखती है। तो इतना कंफ्यूज मत होना, बस इतना ध्यान रखना तुम कि कॉनकेव लेंस के इस्तेमाल से हम मायोपिक आई को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है ये। और इसका फार पॉइंट शिफ्ट होके थोड़ा सा आगे चला गया है। अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया की। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब क्या है? दूर की दृष्टि है। दूर का बड़ी क्लियरली दिखता है, दूर क्या चल रहा है सब बड़ा क्लियरली दिख रहा है, पास का क्लियरली नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब पास का क्लियरली नहीं दिख रहा है ना? ग्रेट। अब पास का क्लियरली नहीं देख रहा का मतलब क्या है? इसका डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसे यहां पर इसका फार पॉइंट इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया था, क्या इस केस में आंखों का नियर पॉइंट थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा? मतलब आंखों का नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक मुझे क्लियरली दिख सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? यहां तक मुझे क्लियरली दिख सकता है, राइट? पर क्या मेरा नियर पॉइंट भी शिफ्ट होने वाला है? देखते हैं हम। हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस, मतलब हम दूर का देख सकते हैं। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। समझ रहे हो? द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। Such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading. मतलब ये कि इसको दूर का सही से दिखता है ना? तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें दूर का सही से दिखता है तो तुम चीजों को, और पास का नहीं दिखता, तो क्या तुम चीजों को आंखों के बिल्कुल घुसा के देखोगे या दूर से देखोगे जिससे कि तुमको वो चीज क्लियरली दिखे? ऑफ कोर्स तुम दूर से देखोगे। अब जिसको पास का चश्मा है वो तो ये टॉपिक स्किप ही कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। सीधी सी बात, राइट? जिसको नहीं है चश्मा उसको मैं बता रहा हूं। देखो, अब किसी इंसान को अगर पास का चश्मा है, किसी इंसान को अगर पास का नहीं दिखता है ना, तो क्या वो और पास में लेकर आएगा चीजों को देखने के लिए, या दूर लेकर जाएगा ताकि वो देख सके ढंग से? सीधी सी बात है, दूर लेकर जाएगा। उसको अगर दूर का दिखता है तो वो चीजों को दूर लेकर जाएगा ना। इसका यह मतलब हुआ कि आंखों का जो नियर पॉइंट था, आंखों का जो नियर पॉइंट था वो क्या है? वो ये था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आंखों का जो नियर पॉइंट था वो 25 सेंटीमीटर था, पर चूंकि अब हमको पास का नहीं दिख रहा, मतलब 25 सेंटीमीटर भी हमको ब्लरी लग रहा है, हमने थोड़ा सा और पीछे किया, थोड़ा सा और पीछे किया, हाँ इस पॉइंट में मुझे क्लियरली दिख रहा है। मतलब कि मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो, ठीक है, तो ये मेरा नियर पॉइंट है, नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, नहीं दिख रहा क्लियर, नहीं दिख रहा मुझे क्लियरली, तो मैंने इसको और पीछे, मतलब यहां पर है मान लो, है ना, नहीं दिख रहा क्लियरली, और पीछे किया, मतलब यहां पर कर दिया मान लो, और पीछे किया फिर भी नहीं दिख रहा, मतलब यहां पर किया मान लो, और पीछे किया, हाँ अब क्लियरली दिख रहा है, अभी तक क्लियरली नहीं दिख रहा था यहां तक, लेकिन अब क्लियरली दिख रहा है, यानी कि यहां पे, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा नया नियर पॉइंट है। मतलब आंखों से लेकर तो इस नियर पॉइंट के बीच में मैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दूं, मुझे क्लियरली नहीं दिखेगा। अगर तुम बुक भी पढ़ रहे हो, अगर तुम बुक को पास में रखोगे आंखों के, नहीं दिखेगा। नॉर्मल आंखों के नियर पॉइंट पर यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखोगे तो भी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा और दूर रखोगे तो भी नहीं दिखेगा। जब तुम्हारा नया नियर पॉइंट हिट हो जाएगा ना, उस पॉइंट पर रखोगे तो दिखेगा, हाँ अब क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, ग्रेट। तो ये होता है अपना हाइपरमेट्रोपिया, समझ रहे हो। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मायोपिया में बहुत ईजी यार, देखो मायोपिया में क्या था, फार पॉइंट शिफ्टेड, है ना, फ्रॉम इंफिनिटी, है ना। वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया, थोड़ा सा मैं फास्ट लिखा हूं इसलिए हैंडराइटिंग गलत आ रही है मेरी, ठीक है, वैसे भी गलती है। नियर पॉइंट शिफ्टेड फर्दर अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, या फिर तुम बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। समझ गए बात को। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से भी पीछे, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब हाइपरमेट्रोपिया ना मायोपिया का जस्ट उल्टा है। जैसे कि अगर तुम ध्यान से देखते हो, हटा देता हूं मैं सब कुछ, मैंने जब नए नियर पॉइंट पर मेरे मुझे मान लो हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, मैं चेंज होते रहता हूं, मुझे मान लो हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, तो मैंने, ये मेरा नया नियर पॉइंट है, मैंने जब अपने नए नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, जब मैंने नए नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा तो देखो इमेज कहां बनी, रेटिना पर बनी, ठीक है, ये नया नियर पॉइंट है। इसको मैं नाम दे देता हूं नया नियर पॉइंट, और इसको मैं नाम दे देता हूं नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल नियर पॉइंट मतलब ये नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट है और ये नई आंख का नियर पॉइंट है, हाइपरमेट्रोपिक आई का। या फिर मैं हाँ चलो ठीक है, या फिर मैं एन की जगह पर एक काम करता हूं, एच लिख देता हूं, या फिर हाइप लिख देता हूं, हाइप, ठीक है, ग्रेट। ये नॉर्मल आंखों का है, ये हाइपरमेट्रोपिक आंखों का है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक, ये आंख हाइपरमेट्रोपिक है, ठीक है। तो अब जब मैंने हाइपरमेट्रोपिक नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा तो सही से इमेज बनी,
पर जब मैं हाइपरमेट्रोपिक नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट नहीं रखते हुए नॉर्मल नियर पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो देखो क्या हो रहा है, ये आंख हाइपरमेट्रोपिक है, ध्यान रखना, ठीक है, आंख हाइपरमेट्रोपिक है, ये भी सेम है। तो देखो इमेज पीछे बन रही है। मायोपिक में क्या हो रहा था, इमेज आगे बन रही थी, इसमें इमेज पीछे बन रही है। ना इमेज आगे बननी चाहिए ना पीछे बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए रेटिना पर, ठीक है, यानी कि यहां पर। तो हम ऐसा अब क्या करें कि हमारी जो इमेज है वो यहां पर बन जाए। उस केस में देखो पहले ही कॉन्वर्ज हो जा रही थी, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डाइवर्ज करना इंपॉर्टेंट था ताकि वो थोड़ी सी डाइवर्ज हो और फिर कॉन्वर्ज हो ताकि वो यहां पर मिले। पर यहां पर तो ये पीछे बन गई, मतलब ये बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो चुकी है। सही बात, ये बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो चुकी है। और अगर ये बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो चुकी है इसका मतलब यह है कि हमको इसे कॉन्वर्ज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखो जरा ध्यान से, इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, ये तो इसको डाइवर्ज करेगा ही, लेकिन इसने भी इस कॉन्वेक्स लेंस ने भी थोड़ा सा और डाइवर्ज कर दिया। मतलब ये जो पीछे जा रहा था ना, अब ये पीछे नहीं जा रहा, अब यहां पर आ रहा है। देखो समझ गए बात को, इजी है, वेरी गुड। तो ये चीज प्लीज, अरे यार कौन कौन आ जाता है घर में, समझ में नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो ये बेल है ना, मेरे को निकाल के रखनी पड़ेगी जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूं तब, ठीक है। तो हमने क्या टेक अवे पॉइंट्स लिए यहां से। पहली बात तो ये है कि नियर पॉइंट शिफ्ट्स, है ना, नियर पॉइंट जो है वो हो जाता है अपना शिफ्ट, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना, है ना, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे बन रही है, ठीक है। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे हमारे हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने में। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस अगेन इसको डाइवर्ज करेगा एंड यहां पर हमारी इमेज बना देगा, जो कि हमारी हेल्प करेगी ऑब्जेक्ट को देखने में। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। वही चीज बोल रहा है, ठीक है। अब तुम खुद से भी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता। दूर का नहीं दिखता है का क्या मतलब है कि फार पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, आगे, ठीक है, दूर नहीं दिख पा रहा तो आगे शिफ्ट हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास का नहीं दिख रहा, मतलब नियर पॉइंट पीछे शिफ्ट हो गया, ठीक है। समझ गए बात को, समझ गए, क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, कंफ्यूज कर दूंगा नहीं तो मैं तुमको, अब अगर मैंने और ज्यादा बोला तो। उसके बाद में देखो प्रेसबायोपिया आता है। एक चीज तुमको बता दूं, एक छोटा सा होमवर्क ले लेना, मैं चाहता हूं कि वो खुद से एक बार करना। प्रेसबायोपिया में ये होता है कि जब जैसे जैसे एजिंग होने लगती है, ठीक है, तो एजिंग होने के साथ साथ क्या होता है ना इंसान को दूर का ढंग से दिखता है ना पास का ढंग से दिखता है, ठीक है, ना दूर का ढंग से दिखता है ना पास का ढंग से दिखता है। तो अब इंसान बार बार चश्मे तो चेंज करेगा नहीं, अरे दूर का देखना ये चश्मा पहनता हूं, अरे पास का देखना ये चश्मा देखता हूं, नहीं। वो क्या करेगा, वो एक ऐसा सोल्यूशन इस्तेमाल करेगा जिससे कि वो पास का भी देख पाए दूर का भी देख पाए, ठीक है। तो जनरली ये एजिंग के कारण हो रहा होता है ना, और इसलिए इस्तेमाल प्रेसबायोपिया के केस में बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ व्हाट इज अ बायफोकल लेंस? तुमने देखा होगा जनरली, अगर तुम्हारे घर में भी कोई यूज करता है तो एक बार देखना, ऐसा चश्मा होता है, मानो ये चश्मा है तुम्हारा, ये चश्मे का ये वाला लेंस है बड़ा वाला, और नीचे ना एक ऐसा सेमी सर्कल टाइप एक लेंस होता है, तुमने नोटिस किया होगा, वो थोड़ा सा ब्लरी होता है, ठीक है। तो ये बायफोकल है। बायफोकल का मतलब क्या? बायफोकल का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इससे तुम दूर का देख सकते हो, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारी आईबॉल नीचे जाएंगी तो एग्जैक्टली तुम इस पोर्शन में से अपनी किताब को पढ़ रहे होंगे, राइट। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन पास की चीजों को देखने में हेल्प करता है, ठीक है, और ये ऊपर वाला पोर्शन दूर की चीजों को देखने में हेल्प करता है। तो मुझे बताना कि ये कौन सा लेंस होगा और ये कौन सा लेंस होगा, ठीक है। ग्रेट, दिस इज प्रेसबायोपिया, वेरी इजी। ऑलराइट, आई होप कि ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आगे चलते हैं, हम अब बात करते हैं रंगीन दुनिया की, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने आंखों का जो है वो काम तमाम कर दिया, मतलब आंखों को ढंग से पढ़ लिया है। अब बारी है हमारे कलरफुल वर्ल्ड की। सो कलरफुल वर्ल्ड देखो बहुत इजी है। कलरफुल वर्ल्ड मतलब तुम 15 मिनट में भी खत्म कर सकते हो, इतना आसान है, ठीक है। तो हम तो ऑफ कोर्स डिटेल में समझेंगे, पर तुम पढ़ते समय बहुत ही इजीली कर सकते हो। नाउ व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या चीज है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि अगर व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, दिस इज अ ग्लास प्रिज्म। अगर आप व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हो तो इट विल स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। ये व्हाइट लाइट जा रही है, जैसे ही आपने एक प्रिज्म रखा आगे तो क्या होता है ना कि ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तुम देख सकते हो ये 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट इन 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, एंड इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
समझ रहे हो बात को? इजी है ना? अब ये सातों कलर्स कौन से, थोड़ा सा इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो सबसे नीचे लिखा हुआ है V और सबसे ऊपर लिखा हुआ है R। सबसे नीचे V लिखा हुआ का मतलब है कि सबसे नीचे वाला कलर जो है वो वायलेट है। सबसे ऊपर R लिखा है का मतलब क्या है कि सबसे ऊपर वाला कलर जो है वो रेड है। मतलब सबसे नीचे वाला V है और सबसे ऊपर वाला R है। बाकी के जो कलर्स है वो इसके बीच में आते हैं। कौन से कौन से? I, ठीक है, B, G, Y, O, R, ठीक है। V माने वायलेट, राइट। I माने इंडिगो, इंडिगो एयरलाइंस स्पॉन्सर्ड नहीं है। B माने ब्लू, G माने ग्रीन, Y माने येलो, O यानी कि ऑरेंज एंड R मीन्स रेड, ठीक है। तो ये जो तुम कलर्स देख रहे हो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ध्यान रखना कि विप ग्योर नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विप ग्योर उल्टा लिख देंगे, नहीं नीचे से ऊपर है। उसका एक रीजन है, वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। दीज आर द कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दीज आर द कलर्स जो कि इस आपके स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना, सातों कलर्स का। तो इट इज कॉल्ड विप ग्योर, ठीक है। ग्रेट। थोड़ी सी इधर प्रकाश डाल लेते क्या लिखा हुआ है। मैं जनरली स्लाइड्स में ना चीजें इसलिए ऐड करता हूं क्योंकि अगर तुम कभी भी बाद में वीडियो देख रहे हो, यू जस्ट डोंट वांट टू हियर मी टॉकिंग, तुमको मेरी बकवास नहीं सुननी, तुमको सिर्फ ये सुनना है कि देखना है कि क्या लिखा हुआ था, तो स्लाइड पे भी तुम्हारे लिए चीजें प्रेजेंट हो। तो मैं जनरली स्लाइड्स को भी भरपूर रंगीन करके रखता हूं। लाइट व्हेन पासेस थ्रू प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ रहे हो? डिस्पर्जन ऑफ लाइट मैक्सिमम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इसको अभी ध्यान रखना। ये तुम 11th-12th में जब जाओगे तो और क्लियरली समझोगे चीजों को। अभी सिर्फ ध्यान रखना कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की। ये तुमने ऐसा कुछ देखा होगा, ये ऐसा 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 ऐसा, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि मैं नहीं चाहता हूं अभी तुमको एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे और सोचोगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना ही पड़ेगा, पर नहीं। बस ध्यान रखो फिलहाल के लिए, अगर लगेगा तो मैं तुमको समझा दूंगा कभी बाद में, पर अभी इतना ध्यान रखो कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर, है ना। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? मिनिमम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट कलर की है। अच्छा, एक और चीज तुमने नोटिस की होगी, क्या? कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता, ठीक है, मान लो कि ये प्रिज्म नहीं होता, है ना, तो ये जो लाइट है ये ऐसी आ रही थी और ऐसी बाहर निकल जाती, मतलब ऐसे निकल जाती आगे, ऐसे, है ना, राइट, ऐसे निकल जाती, बराबर है, बराबर है, ठीक है। अब जरा एक चीज नोटिस करना, क्या? वो चीज ये है कि यार अगर तुम नोटिस करोगे तो रेड कलर सबसे कम बेंड हुआ है ना, मतलब रेड कलर देखो थोड़ा सा ही बेंड हुआ है। वही अगर तुम वायलेट कलर को देखोगे तो इतना बेंड हुआ है, राइट। रेड कलर सिर्फ थोड़ा सा ही बेंड हुआ है, पर जो वायलेट कलर है वो देखो कितना ज्यादा बेंड हुआ है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि रेड कलर जो है इट बेंड्स द लीस्ट, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रेड कलर है इट बेंड्स द लीस्ट, और जो वायलेट कलर है इट बेंड्स द मोस्ट। देखो जरा, जो रेड कलर सबसे कम बेंड हो रहा है, ध्यान से खुद ही देख सकते हो तुम, इजीली विजिबल है, इतना से बेंड हुआ है। मतलब ये व्हाइट लाइट ऐसी जाती, अगर उसकी कंपैरिजन में हम देखें तो इतना से बेंड हुआ है, और वायलेट इतना बेंड हुआ है, राइट। ये कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? कंपैरिजन हम उससे कर रहे हैं कि अगर प्रिज्म नहीं होता तो व्हाइट लाइट ऐसी जाती। अब प्रिज्म आ गया है तो ये 7 कलर से स्प्लिट हो गई है, तो उसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि कितना बेंड हुआ है कलर। तो रेड कलर सबसे कम बेंड हुआ, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हुआ। तो दो चीजें यहां पर हमने देखी। पहली बात तो ये कि रेड की फ्रीक्वेंसी मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा, ठीक है, और वायलेट की फ्रीक्वेंसी लीस्ट। अच्छा, रेड का मतलब रेड की बेंडिंग, मतलब रेड कितना बेंड होगा? मिनिमम, और वायलेट की बेंडिंग कितनी होने वाली है? मैक्सिमम, ठीक है, ग्रेट। ऐसे नोट जनरली ले लिया करो, काम आते हैं। Glue, I stick things. Stapler, I join things. Scale, I measure things. Prism, इस साइड से व्हाइट लाइट डालो, उस साइड से स्पेक्ट्रम निकलेगा, which is true. देखिए, इस साइड से व्हाइट लाइट डालो, उस साइड से स्पेक्ट्रम निकलेगा। Now you'll never forget this, I hope so. ठीक है,
तो ये इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, है ना, ये इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, पर इसका बहुत ही निराला फंक्शन है। इस साइड से व्हाइट लाइट डालो, उस साइड से स्पेक्ट्रम निकलेगा, ठीक है, बहुत से। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं ऐसा लेक्चरर की तरह क्यों लग रहा हूं, वो आते नहीं है जो ऐसे बुक पकड़ के, ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट, हे यू स्टैंड अप, गो आउट ऑफ माय क्लास, वैसे करते हैं ना, जो मेरे को वैसी फीलिंग आ रही है। नाउ आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट। न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट, व्हाट इज न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट, क्या है भैया? न्यूटन कहीं नहीं छोड़ता ना तुमको, मतलब पहली बात तुम फिजिक्स की बुक खोल रहे हो तो वहां न्यूटन है, इधर को देखो उधर न्यूटन है, अगर मतलब क्यों भैया न्यूटन बाबा इतना क्यों? पर खैर ये बहुत ईजी चीज है। सो व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली? ये एक तरीके से तुम समझो कि इसको मैंने जनरली लालच से रिलेट करता हूं। किससे? लालच से। कैसे भैया? तुमको पता है अपने एग्जाम्पल बहुत ही अतरंगी होते हैं, ऐसे अतरंगी एग्जाम्पल होते हैं कि कोई बता ही नहीं सकता, और इतने अतरंगी होते हैं कि बहुत ज्यादा याद रह जाते हैं। कैसे? ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि यार यहां से व्हाइट लाइट एंटर की, है ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से व्हाइट लाइट एंटर की, वही डिस्पर्सन हुआ लाइट का, 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, ठीक है। हमने एक प्रिज्म को इन्वर्टेड रखा, उल्टा रखा, है ना, ये उल्टा प्रिज्म है, इसको मैं उल्टा प्रिज्म नाम दे देता हूं, ठीक है, अल्ट्रा नहीं उल्टा प्रिज्म है। जैसे ही ये उल्टे प्रिज्म में ये 7 कलर्स एंटर किए, ये वापस से रिकंबाइन हो गए, और बाहर जब ये 7 कलर्स निकले तो व्हाइट लाइट बन के निकले, राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? ठीक है, यहां से जब व्हाइट लाइट निकली यहां से जो व्हाइट लाइट निकली तो ये जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, और उसके बाद में जब प्रिज्म को मैंने उल्टा रखा तो ये जो वापस से कलर्स एंटर किए, मतलब कलर्स जो बाहर निकल रहे थे, सॉरी, वापस से रिकंबाइन होकर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। अब भैया ऐसा हम सीधे प्रिज्म के साथ भी, तो इतना ही है, ये एक्सप्लेनेशन इसका इतना ही है कि ऐसा होता है। ये सीधे प्रिज्म के साथ भी कर सकते थे, पर देखो दिक्कत क्या है, सीधे प्रिज्म के केस में क्या होता है, ये और थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाती है लाइट्स। पर अब इसको लालच से कैसे रिलेट करते हैं? देखो, अज्यूम करो कि मैंने मान लिया कि यार व्हाइट लाइट को जब एक प्रिज्म से पास कर रहा हूं तो 7 कलर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक और प्रिज्म आगे रख दूं सीधा करके, जैसे कि एक प्रिज्म था, एक और प्रिज्म आगे रख देता हूं सीधा करके, ठीक है, तो उस केस में जो है मेरे को 14 कलर्स मिल जाएंगे। मतलब यहां से जो 7 कलर्स इसमें एंटर करेंगे वो और फर्दर स्प्लिट होके 14 कलर्स मिल जाएंगे। तो ये लालच हुआ ना, ठीक है, दिस इज लालच। तो ऐसा ट्राई करने पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा ट्राई करने पर ऐसा नहीं हुआ। ये जो 7 कलर्स यहां से निकले थे वो फर्दर बेंड हो गए रिफ्रैक्शन के कारण, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 14 कलर्स मिले, और ऐसा भी नहीं हुआ कि ये रिकंबाइन होकर व्हाइट लाइट बन गए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 7 कलर 7 ही रहे, बस थोड़ा सा बेंडिंग हो गई लाइट की रिफ्रैक्शन के कारण एंड ऑल दैट, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ये रिकंबाइन होकर व्हाइट लाइट बन गए या फिर 14 कलर्स मिल गए, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये देखा कि अगर हम 2 प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, अगर हम 2 प्रिज्म लेते हैं, एक प्रिज्म है सीधा, दूसरा प्रिज्म है उल्टा, एक प्रिज्म है सीधा, दूसरा प्रिज्म है उल्टा, तो पहले केस में क्या होगा कि ये 7 कलर्स में स्प्लिट होगी लाइट, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ये इस उल्टे प्रिज्म में एंटर करती है, इन सभी कलर्स को एकता की ताकत याद आती है। एकता की ताकत का मतलब क्या है? एकता की ताकत का मतलब यार कि हम एक हैं, हम अलग अलग होके क्यों जा रहे हैं? जब हम व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होके जो है वो बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ सकते हैं, तो हम अलग अलग क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये 7 कलर्स को एकता की ताकत याद आई, बाहर निकलते से ही, मतलब बाहर निकलते समय ही ये क्या हो गए, रिकंबाइन हो गए, दे रिकंबाइंड एंड दे फॉर्म्ड व्हाइट लाइट अगेन। तो इसलिए तुम देखोगे यहां से निकली जो लाइट, ये व्हाइट स्पॉट दिखेगा क्योंकि ये व्हाइट लाइट है। ऑलराइट, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। किसकी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बहुत मजेदार टॉपिक है, यू आर गोइंग टू लव इट, अ वेरी 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 अमेजिंग टॉपिक, एंड इट इज रिलेटेड टू योर रिफ्रैक्शन। तो जिसको रिफ्रैक्शन पता है उसके लिए बच्चों का खेल है, जिसको नहीं पता है उसके लिए भी बच्चों का खेल मैं बना दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। एक बार ना मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार ये जो भी तुम्हारे सामने दे रखा है बस इसको एक बार स्टडी कर लो। स्टडी कर लो मतलब ये कि बस एक बार देख लो कि ये कैसा दिख रहा है, फिर मैं तुमको समझाता हूं कि इसकी एक्चुअल में इसका एक्चुअल मतलब क्या है। और यार देखो, तुमको बहुत ही मजेदार चीज बताता हूं, देख लिया, ठीक है, क्लियर है। ये ना, ये क्या है ये मैं तुमको समझाता हूं, बहुत ही बेसिक है और बहुत ही सिंपल है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ईजी है, समझाता हूं। देखो जनरली क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, आई विल शो यू। रिफ्रैक्शन में मान लो कि ये अपना मीडियम 1 है, दिस इज आवर मीडियम 2, ये हमारी नॉर्मल है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब लाइट की रे यहां से आती है
तो अब इस पॉइंट का रिफ्रैक्शन होना है, क्योंकि ये मीडियम अलग है, मान लो ये एयर है और ये क्या है, पानी है, तो क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा यार, ठीक है राइट। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, क्या हुआ, नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक रेयरर मीडियम था और ये एक डेंसर मीडियम था, राइट, ये रेयरर था और ये डेंसर था, ठीक है, ये हमको पता है। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, अब मैं जरा इस चीज को यहां पर रीड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। मान लो, अरे यार ठीक है, क्या बात है, सीधी बनी है ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ, अब मान लेते हैं कि ये जो है अपना एयर है एंड दिस इज अ वाटर, ठीक है, ये जो है अपना नॉर्मल है, ठीक है। हम सबको पता है, सबको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, नॉर्मल ये इंसिडेंट रे है, ये तो सब जानते हैं यार, ये तो सबको पता है, सबने पढ़ रखा होगा तभी इस चैप्टर पे आए हो। वो बाकी के चैप्टर भी तुम्हारे अपलोड हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है, वो भी हो जाएंगे। ये अपना नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, इसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। मैं आई से उसको डिनोट करता हूं, ठीक है। अब एक और तुमको बात बता दूं कि जैसे कि वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, ठीक है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। सीधी सी बात है, हम साफ साफ देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अज्यूम करो, मान लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ट्रू नंबर्स है, बस मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, मान लो, ठीक है, मान लो बस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 55 डिग्री, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ा दिया, अज्यूम करो कि मैंने 50 डिग्री कर दिया, तो मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा 70 डिग्री हो गया, मान लो। ऐसा नहीं कि ये 10 से बढ़ रहा है तो ये भी 10 से बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, बस अज्यूम कर लो सिर्फ, ठीक है। अच्छा, फिर एक पॉइंट आया कि मैंने क्या किया, इसको और बढ़ा दिया, मैंने इसको कर दिया लेटर से कि 60 डिग्री, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं कि ये 85 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, 85 डिग्री हो गया, क्लियर है। यानी कि क्या तुमको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बहुत सही। अब एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे एक और एग्जांपल लेना है यहां पर ना, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, वेरी गुड। ये मैंने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब मान लो कि मैंने 60 डिग्री से बड़ा एंगल ले लिया, मान लो मैंने ले लिया है अपने यहां पर 65 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो जैसे 40 डिग्री के लिए 55 डिग्री आया, जैसे 60 डिग्री के लिए 50 डिग्री के लिए 70 डिग्री आया, जैसे 60 डिग्री के लिए 85 डिग्री आया, वैसे ही मान लेते हैं कि 65 डिग्री के लिए 90 डिग्री आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब 90 डिग्री का मतलब क्या, ये मेरा बेस है, ये मेरा नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, राइट। रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ अगर 90 डिग्री बना रही है, इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टेड रे यहां पर होगी ऐसी, है ना, तभी तो ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, मैं तुमको अलग पेन से दिखा देता हूं, अलग कलर से दिखा देता हूं, ये अपनी नॉर्मल है और ये ब्लैक, चलो येलो से डिनोट कर देते हैं, येलो से जो मैं डिनोट कर रहा हूं दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो मैं कब बोल सकता हूं कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तभी बोल सकता हूं जब ऐसा डायग्राम हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो। यानी कि क्या हो रहा है, ये जो मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूं दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे, है ना, दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे, और क्या एंगल है यहां पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, राइट। इतना क्लियर है सबको, बहुत आसान है ये तो, है ना, दिस इज 90 डिग्री। तो जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया वैसे वैसे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते गया। एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आया। तो ये बात तो सही है कि एक, मैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, और दूसरा एक ऐसा एंगल भी आएगा जिसके लिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, राइट, वेरी गुड। चलो अब हम और इसके बियॉन्ड जाते हैं, हम और इसके बियॉन्ड जाते हैं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं काम करता हूं, मैं जो है ना इस एंगल से भी एक बड़ा एंगल लेता हूं, ठीक है, लेट अस सपोज कि मैं 70 डिग्री ले लेता हूं, 70 डिग्री। चलो अब मैं डिग्रीज में बात नहीं करता हूं, ठीक है, अब डिग्रीज में बात नहीं करते। मान लो कि ये आय था, ये एंगल आय था, ठीक है, तो नहीं तो तुम बोले कि भैया 65 डिग्री में 90 डिग्री आता है ना, नहीं, मैंने एग्जांपल दिया था सिर्फ, ठीक है। मान लो कि ये आय है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आय है, जिसके लिए 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया।
अब मैंने क्या किया, मैंने आई से भी बड़ा एंगल ले लिया। चलो मान लेते हैं कि मैंने लिया आई डैश। आई डैश जो है मान लो कि आई से बड़ा है, इतना क्लियर है। आई डैश जो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लेने वाला हूं, ये वाला, ये जो है मान लेते हैं कि आई से भी बड़ा है। ठीक है, वेरी गुड। तो एग्जांपल अगर ये 65 डिग्री था तो हो सकता है कि 70 डिग्री हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने आई डैश यहां पर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ग्रेटर देन आई, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आया था। अब अगर आई पे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आया था तो आई डैश पे, है ना, आई डैश पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी बड़ा आएगा, राइट, है ना। अगर आई पे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ रहा था तो आई डैश पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी बड़ा आएगा। और 90 देखो यहां पर तुम्हारा कुछ 10 डिग्री था, कुछ 20, 30, 40, 50, 60, ये 90 था। अब अगर 90 से बड़ा होना है इसका मतलब क्या होगा, राइट, समझ रहे हो बात को, क्लियर है। 90 डिग्री से बड़ा मतलब क्या, यही ना, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये 120 हो सकता है, ये 130 हो सकता है, 140, 150, सही है, क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के लिए अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 था तो मैंने इससे भी बड़ा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया जो कि है आई डैश, और इसके लिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी ज्यादा आया। तो उस केस में देखो क्या हुआ, एक चीज नोटिस करना तुम भूल गए, यहां तक जो रे थी वो ठीक है रिफ्रैक्ट हो रही थी, और यहां पर भी वो सरफेस पे थी, मतलब वो अलग अलग मीडियम में जा रही थी। लेकिन इस वाले एंगल पे क्या हुआ, रे इस मीडियम में जाने की बजाय सेम ही मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई। ये मीडियम ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। ऊपर वाला क्या था, एयर था, नीचे वाला क्या है, मान लो वाटर है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये ऊपर जाने की बजाय, रिफ्रैक्ट होने की बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, राइट। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग TIR से जो है वो डिनोट करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉट इट, इजी है, आसान है, गुड। अब फिर से तुमको दिखाता हूं, देखो ये था तुम्हारा मीडियम 1 और मीडियम 2। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई एक होगा जिसके लिए जैसे कि θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा जो मैंने यहां पर आई से डिनोट किया, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि इससे बड़ा भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी ज्यादा आए, 90 डिग्री से भी बड़ा आए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा, और 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो अंदर ही साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जनरली ऑप्टिक फाइबर वगैरह में इस्तेमाल, ऑप्टिकल फाइबर जो अपनी जनरली तुमने देखा होगा, ये जो होता है क्या कहते हैं यार उसको, अपना जो जियो फाइबर और ये सब है ना, तो वो जो वायर्स हैं, वो जो तारे हैं, उसमें इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। वो तुम आगे जाके ऑफकोर्स पढ़ोगे इसी, तो उसमें इस चीज का काफी इस्तेमाल जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, कंडीशंस क्या होती है TIR की, क्या कैसे, मतलब किन कंडीशंस में होता है। पहली चीज तो ये है कि लाइट रे को एक डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि तभी पॉसिबल है ना, तभी अगर एंगल बढ़ाओगे तो वो बढ़ते जाएगा, तभी वो चीज पॉसिबल है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं। वेरी गुड। दूसरी चीज, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा एक चीज तुमको बताना मैं भूल गया, वो ये थी, एक चीज मैं मिस कर गया, वो ये थी कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, क्रिटिकल एंगल बुलाते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू नो दिस कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्शन का एंगल अपना 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बुलाते हैं। ठीक है, तो TIR कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। जैसे कि ये अपना कौन सा एंगल था, क्रिटिकल एंगल था, और ये एंगल कौन सा था, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहीं पर हुआ ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा A, जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, एंड B, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। ठीक है, ग्रेट। अब हम लोग बात करते हैं कि रेनबो जो इंद्रधनुष है ये कैसे बनता है। शुरुआत में मैंने तुमको बताया था कि ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे, आने भी चाहिए कि कैसे होता है ये सब, और उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। सो सी, इसके अंदर ना काफी सारे फिनोमेना इन्वॉल्व है। आई विल शो यू दी एग्जैक्ट प्रोसीजर कि कैसे बनता है। सबसे पहली बात तो ये है कि रेनबो के फॉर्मेशन में
रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अगेन रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है। भैया कैसे? अरे बाप रे, मैं समझाता हूं। देखो क्या होता है कि जब व्हाइट सनलाइट, जब तुमने सुना होगा कि इतना सुना होगा कि जब बारिश होती है और अगर धूप आ जाए तो उस केस में रेनबो बनता है। पर कैसे बनता है ये देखो, तो ये रेनबो है अपना, ये सॉरी ये रेन ड्रॉप है ना, यहां से व्हाइट सनलाइट आ रही है। अब जैसे ही ये व्हाइट सनलाइट देखो यहां पर एंटर करेगी, ये व्हाइट सनलाइट जैसे ही यहां पर एंटर करेगी, यहां पर दो चीजें हो रही है। एक तो हो रहा है अपना रिफ्रैक्शन। क्यों हो रहा है रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइट है वो एयर में थी पहले, है ना, एयर से अब वो रेन ड्रॉप में जा रही है। रेन ड्रॉप मतलब क्या? पानी। तो चेंज ऑफ मीडियम तो हुआ, तो यहां पर रिफ्रैक्शन होना है। दूसरी चीज क्या है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, यानी कि क्या हो रहा है? डिस्पर्शन, है ना, क्या हो रहा है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये जो दो चीजें तुम यहां पर देख रहे हो, दीज आर दी थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर। क्या? एक तो रिफ्रैक्शन, क्यों? सीधी सी बात है भाई, मीडियम चेंज होगा। और डिस्पर्शन यानी कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने देखा होगा प्रिज्म में क्या होता है कि जब ये अंदर एंटर करती है तो 7 कलर से स्प्लिट होती है ना, और उसके बाद व्हाइट लाइट, और उसके बाद ये 7 कलर से बाहर निकल जाते हैं, है ना, ये 7 कलर यहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर तुम रेनबो को देखोगे तो रेनबो में देखो क्या हो रहा है, ये 7 कलर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये 7 कलर्स अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये 7 कलर जो है वो बाहर नहीं निकल रहे, ये 7 कलर्स ऐसे ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर क्या फिनोमिना हो रहा है? यहां पर हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर TIR हो रहा है, विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? आसान है? ठीक है, आसान है, ठीक है, वेरी गुड। ये जो व्हाइट सनलाइट है, ये जो व्हाइट सनलाइट जब इस रेन ड्रॉप में एंटर कर रही है तो यहां पर एक तो अपना रिफ्रैक्शन हो रहा है और साथ ही साथ में यहां पर क्या हो रहा है? डिस्पर्शन हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है और डिस्पर्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है कि ये जब यहां पर हिट हो रही है लाइट तो ये बाहर निकल सकती थी प्रिज्म की तरह, पर ऐसा नहीं हो रहा है ना, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जा रही है। ठीक है, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है? अपना TIR हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसे एंगल पे हिट कर रही होंगी जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। उस केस में यहां पर क्या हो रहा है? अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और फाइनली जब ये बाहर निकल रही है तो देखो ये क्या है? ये अपना बाहर रेनबो बन के निकल गया। ठीक है, तो यहां पर अगेन चूंकि ये सारे कलर्स, ये जो लाइट है अपनी, ये रेन ड्रॉप यानी कि पानी से एयर में आ रही है, यहां पर अगेन तुम बोल सकते हो कि रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब बहुत आसान है डिफाइन करना। सनलाइट आती है, रेन ड्रॉप में एंटर करती है, वहां पर तुम्हारा डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। उसके बाद में जब वो अंदर हिट करती है, उसके बाद में क्या होता है? वहां पर TIR होता है ना, लाइट बाहर नहीं निकलती, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो रिफ्रैक्ट नहीं करती उस पॉइंट पर, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब वो कलर सारे, और उसके बाद फाइनली वो बाहर निकल जाते हैं रिफ्रैक्ट होकर। दैट इज हाउ द रेनबो इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। एंड हमारा जो स्काई है ये ब्लू क्यों दिखता है? ठीक है, अब देखो ब्लू क्यों दिखता है, कारण क्या है? सिंपल सा कारण है, मैं तुमको बता देता हूं। तुमने जो विबग्योर देखा है, VIBGYOR, इसमें है ना सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है। मतलब अगेन वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब कम साइड पे आते हैं। ठीक है, होता यह है कि जब सन से, ठीक है, सन से जो ये सारे कलर्स आ रहे होते हैं ना, मतलब व्हाइट लाइट में सारे कलर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये सारे कलर्स आ रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब ये ट्रैवल करके आ रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में काफी सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? काफी सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से ये सारे कलर्स टकराते हैं तब कुछ कुछ होता है। क्या होता है? देखो, The scattering of light is the phenomena by which a beam of light is redirected in different directions on interacting with the particles present in the medium. ठीक है, मतलब अब क्या होता है ना कि रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, रेड कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो ये पार्ट देखो, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, तुमने मान लो कि तुमने हाथ में कलर लिया, ठीक है, तुम्हारे सामने दोस्त खड़ा है, ठीक है, तुमने वो कलर लेकर उस पर फेंक के मारा। जैसे तुम उस पर फेंकोगे वो कलर फैल जाएगा, है ना, वो कलर क्या होगा? अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगा। इधर भी वैसे ही होता है। अब वो सिर्फ ब्लू कलर के केस में क्यों होता है मैं तुमको बताता हूं। देखो, स्काई रेड क्यों नहीं दिखता, है ना, स्काई पिंक क्यों नहीं दिख रहा है, स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है? उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि यार देखो, रेड कलर जो होता है, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है ना, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब भी ये किसी भी रेड कलर जो है जब भी किसी भी पार्टिकल से टकराता है, ठीक है,
ये जो अपना रेड कलर है, जब भी किसी भी पार्टिकल से टकरा रहा है ये अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ टकराने से। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसलिए वो चुपचाप अपना आगे निकल पा रहा है, वो टकराने के बाद भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो ढीठ है बिल्कुल। ठीक, फिर हम बात करते हैं ब्लू कलर की। मान लो कि ये पार्टिकल है ना, दिस इज द पार्टिकल, ये अपना ब्लू कलर है। ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया। क्योंकि सोचो यार कि अगर तुम बहुत दूर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू देखने जाओगे तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा तुमको, है ना। तो ऑल इन ऑल स्काई ब्लू क्यों दिखता है वो हम समझते हैं। तो मान लो ये ब्लू कलर है अपना, ये आया 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 टकराया इस पार्टिकल से। अब देखो क्या होगा, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? जब लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाती है ना। तो चूंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है ना, तो क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कि इस पार्टिकल से टकराने के बाद में, ये हो रहा है कि इस पार्टिकल से टकराने के बाद में ये अलग अलग डायरेक्शन में देखो रीडायरेक्ट हो जा रही है, इधर भी इधर भी इधर भी, मतलब ये फैल जा रही है एक तरीके से। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि फैल जा रही है। ठीक है, कभी भी अगर याद ना आए तो ध्यान रखना, मैंने जो एग्जांपल दिया था, तुमने ब्लू कलर लिया और अपने दोस्त के ऊपर फेंक के मारा, तो जब जैसे उसको लगा वो अलग अलग डायरेक्शन में कलर ऐसे फैल जाता है ना, ऐसे स्प्रेड हो जाता है। सो दैट इज इट, यही वो चीज है। ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि वो तुम्हारा जो दोस्त था वो पार्टिकल था, है ना, जैसे उस पर पड़ा वो कलर, वो ऐसे स्कैटर हो गए थे। बहुत सही। अच्छा, तो भैया अब स्काई ब्लू क्यों दिखता है, इसका रीजन क्या है? तो ये सिर्फ एक रे ऑफ लाइट के साथ नहीं हो रहा ना, जो भी लाइट आ रही है सन से ये पूरे इसमें हो रहा है, तो पूरे स्काई में ये चीज हो रही है। तो जैसे ही ये ब्लू लाइट पार्टिकल से टकराती है, फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, और जब पूरे आसमान में ऐसा होगा तो पूरा आसमान ब्लू ही दिखेगा ना। इसका भी एग्जांपल देता हूं। मान लो कि तुम एक एरिया में सिर्फ ब्लू कलर से होली खेल रहे हो, है ना, और अगर मैं ऊपर से छत से अगर उस एरिया को देखूं तो पूरा एरिया ब्लू दिखेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्लू ही कलर वहां पर प्रेजेंट था, है ना, वहां पर सिर्फ ब्लू ही कलर प्रेजेंट था, तुमने और किसी कलर से होली नहीं खेली, राइट, तो वो ब्लू ही दिखेगा। वैसे ही जब क्या होता है कि जब ब्लू कलर स्कैटर होता है, मतलब ये VIB जो है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जब स्कैटर हो रहे होते हैं तो सिर्फ यही स्कैटर हो रहे हैं एक तरीके से, मतलब मैक्सिमम रेशियो इनका ही है। ठीक है, तो जब ये स्कैटर हो रहे हैं, जब ये फैल रहे हैं, तो पूरे आसमान में यही दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण होता है कि जब ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है तो पूरा है, मतलब अब पूरा ब्लू ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक रे ऑफ लाइट का ब्लू कलर स्कैटर होगा, बाकी सब स्कैटर नहीं होंगे, सभी होते हैं। ठीक है, ब्लू कलर होना है ऑल इन ऑल, तो वो पूरा हमको स्काई ब्लू दिखता है। अब वैसे तो ये हम बात करने वाले हैं व्हाई डज द, पता नहीं सीरियसली ने इस बार बहुत ही अजीबोगरीब चीज की है कि कलर, पता नहीं क्या डिलीट किया है, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या डिलीट किया उन्होंने, कि कलर ऑफ सनराइज रेड क्यों होता है, सनसेट रेड क्यों होता है, ये पता नहीं क्या है डिलीट कर दिया, और जरूरत क्या थी उसको डिलीट करने की। मतलब ऐसा कोई टफ टॉपिक भी नहीं है जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं तुमको समझा देता हूं ऑल इन ऑल ये है क्या। व्हाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? सिंपल सी भाषा में तुमको समझाता हूं। देखो, जब सनराइज हो रहा होता है, ठीक है, जब सनराइज हो रहा होता है तो सन जो है ना, मान लो हम यहां पर खड़े हैं, ये हम ऑब्जर्वर है, तो सन हमसे बहुत दूर होता है, होराइजन के पास होता है, बहुत दूर होता है। जब दोपहर होती है तो सन हमारे सर के ऊपर होता है। ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस की कंपैरिजन में कम है ना। मान लो, अज्यूम करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, सच है, मान लो अगर ये 200 किलोमीटर है तो ये 500 किलोमीटर होगी, या फिर ये भी ज्यादा हो गया थोड़ा सा, तो ये 300-400 किलोमीटर होगी, मतलब ज्यादा है ऑल इन ऑल। ऐसा 200 किलोमीटर के पास, भैया सन के पास 200 किलोमीटर तो पूरा राख हो जाएगा इंसान। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था ना। ठीक है, ग्रेट। तो ये डिस्टेंस जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। अब इसका ताल्लुकात, इसका रिलेशन स्काई के रेड हो जाने से, मतलब सन के रेड हो जाने से क्यों, मतलब सन हमको रेड क्यों दिखता है, समझो बात को। जब ना सन होराइजन के पास में होता है, हमसे इतना दूर होता है, तो यहां से अगेन वो बहुत सारे कलर्स आ रहे होते हैं, अपना विबग्योर पूरा आ रहा होता है, सारे कलर्स होते हैं। पर होता यह है कि ये इतनी दूर है, हम क्यों बोल रहे हैं कि सन रेड क्यों अपीयर होता है ना, सन व्हाइट क्यों नहीं दिख रहा दोपहर जैसे हमको, सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड क्यों दिख रहा है? तो वो ये रहा होता है कि यार ये बहुत दूर है, ठीक है, ये काफी दूर है हमसे। तो जब यहां से सारे कलर्स आ रहे होते हैं, आते आते रास्ते में सारे कलर्स जो है वो स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, इतनी दूर से ये कलर्स आ रहे हैं, इतनी दूर से लाइट आ रही है कि रास्ते में आते आते बाकी के कलर जो है वो स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, अब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस भी उसने ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो हमारी आंखों तक कौन सा कलर पहुंच पा रहा है? रेड पहुंच पा रहा है। इसलिए अब ऐसा तो है नहीं कि हम अगर रेड पहुंच पा रहे तो हमको ब्लू भी दिख जाएगा, नहीं, अगर रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है तो हमको रेड ही दिखेगा।
इसलिए क्या होता है कि हमको सनराइज और सनसेट के टाइम पर, दोनों ही टाइम पर जो सन है वो रेड दिखता है। तुमको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो कि ये हमारी ह्यूमन आई है, दिस इज द ह्यूमन आई, ठीक है। अब जो है मान लो कि ये यहां से ब्लू लाइट आ रही है, ठीक है। मान लो कि यहां से जो है वो ग्रीन लाइट आ रही है, मान लो कि यहां से जो है वो, ये क्या हो गया, मान लो कि यहां से येलो लाइट, चलो येलो भी कम ही हो गया पर ठीक है, येलो लाइट आ रही है। अब होगा क्या, ये ना रास्ते में स्कैटर हो जाएंगी, ये रास्ते में स्कैटर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स जब ये पार्टिकल से टकराएंगी तो ये स्कैटर हो जाएंगी इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो स्कैटर हो गई। क्या ये हमारी आंखों तक पहुंची? नहीं पहुंची, ये हमारी आंखों तक नहीं पहुंची, ठीक है। पर एक था बिल्कुल जाबाज रेड कलर, तो रेड कलर आ रहा था, ये पार्टिकल से टकराने पे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये सीधा आगे निकल कर हमारी आंखों में पहुंच गया। और यहां पर मान लो अपना सन है, तो सन रेड ही दिखेगा ना, क्योंकि जब हमारी आंखों में ही रेड कलर पहुंच पा रहा है, जब आंख ही रेड कलर देख पा रही है, तो सीधी सी बात है सन रेड दिखेगा। अगर मान लो कि रेड नहीं होता, अगर सिर्फ येलो पहुंचता तो सन येलो दिखता, अगर सिर्फ ब्लू पहुंचता तो सन ब्लू दिखता, पर सिर्फ रेड कलर पहुंच पा रहे, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो है, ऑफ कोर्स बिल्कुल लाल चटक नहीं दिखता हमारा सन, पर स्टिल काफी प्रोपोर्शन में लाल दिखता है। तो उसका रीजन यही है कि रेड कलर पहुंच पा रहे आंखों तक, बाकी नहीं पहुंच पा रहे। आगे चलते हैं, ठीक है। Why is the color of the sky blue? ये तो हमने बात करी ली, ठीक है। इसकी बात अभी हम करके आ ही चुके हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, कि when white light enters the earth's atmosphere it gets scattered away due to the atmospheric particles. Since blue color has the maximum wavelength, so blue color scatters the most and thus sky appears blue। ये देखो, ये लाइट आ रही है, ब्लू स्काई, ये लाइट स्कैटर कर गई, लाइट स्कैटर कर गई, खत्म बात, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, है ना। ब्लू लाइट इज scattered in all directions by the tiny molecules of air in, पढ़ने की बात है, सिर्फ पढ़ लो। Blue light is scattered in all directions by the tiny molecules of air in Earth's atmosphere. Blue is scattered more than other colors because it travels as shorter smaller waves. बहुत ही shorter smaller waves में ट्रैवल करती है, वेवलेंथ कम है, जो मैंने बोला वही, उसका मतलब ही वही है कि वो shorter और smaller waves में जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि वो स्कैटर अवे हो जाती है, ठीक, बहुत सही। आगे चलते हैं। She, I like boys who can write poetries. Me, roses are red, sky is blue because blue scatters most and other colors scatter very few. क्या बात है, ये तो बढ़िया मीम है यार, तो मजेदार मीम है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही सही, ठीक है, ग्रेट। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स की। दिस इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। समझो जरा, अगर मैं तुमको बोलूं, तुमने ये एक स्टैंड अप कॉमेडी में भी देखा होगा, जो उसमें अगर नहीं देखा तो नहीं देखा होगा, पर मैं बताता हूँ, उसमें वो यही बोलता है कि जहाँ पर तारा हमको दिख रहा है ना, वो एक्चुअली वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। वो एक अलग तरीके से भी बोला जाता है उसमें, पर एक्चुअल में मान लो कि तुमको यहाँ पर स्काई अपना वो दिख रहा है ना, स्टार दिख रहा है मान लो यहाँ पर, तो एक्चुअल में स्टार वहाँ पर है नहीं, ठीक है। वो स्टार वहाँ पर एक्चुअल में है नहीं, वो तुमको दिख रहा है, ठीक है। स्टार एक्चुअल में यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तुमको समझाता हूं, देखो क्या होता है। ये जो है इधर आते हैं हम लोग हमारे ब्लैंक पेज पे, ये बढ़िया सा ब्लैंक पेज है अपना, ठीक है। क्या होता है कि ये ना हमारी अर्थ की अलग अलग लेयर्स होती हैं, ये ऐसी लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, ठीक है। मान लो तुम यहाँ पर हो, ठीक है, ये अर्थ की अलग अलग लेयर्स होती है, सबको पता है ना, ऊपर जो अर्थ की अलग अलग लेयर्स होती है। तो मान लो स्टार यहाँ पर है, ठीक है, स्टार जो यहाँ पर है, तो यहाँ पे तो मतलब यहाँ से तो लाइट बिल्कुल सीधी आ रही है, स्ट्रेट आ रही है। लेकिन जैसे ही ये रे ऑफ लाइट जो है, ये रे ऑफ लाइट जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो क्या होता है देखो, तो चूंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो ये कॉज करता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन कॉज करते हैं। तो जब ये सीधे ऐसी आई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन कॉज हुआ, बेंड हो गई, ठीक है। अगेन लेयर है, रिफ्रैक्शन कॉज हुआ, बेंड हो गई, ठीक है। अगेन लेयर है, रिफ्रैक्शन कॉज हुआ, बेंड हो गई, ठीक है। और फिर यहां से हमारी आंखों में पहुंच गई, ठीक है, वेरी गुड। अब हमारी आंखों में तो लाइट ऐसी पहुंची है ना, हमारी आंखों में तो लाइट ऐसी पहुंची है, तो हमको तो बिल्कुल उसके डायरेक्शन में ही दिखेगा। तो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं, तो स्टार मुझे यहां पर दिखेगा। स्टार था यहां पर स्टार मुझे दिख रहा है यहां पर। क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि जब वो लाइट रे एंटर की हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो अलग अलग रेस के थ्रू वो जो है रिफ्रैक्ट हुई, एंड हमारी आंखों में, ये थोड़ा सा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है, पर ये क्या है कि सीधे जाती है, कोई बात नहीं, सब बिगड़ गया,
ये रिफ्रैक्ट हुई, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये समझ गए ना तुम। ये थोड़ा सा क्या है कि डायग्राम बिगड़ गया है मेरा। हाँ, तो इसको जब हमने पीछे कंस्ट्रक्ट किया, मतलब हमारी आंखों में तो लाइट ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, तो मुझे थोड़ी पता कि स्टार वहां पे, अगर ऐसी आ रही है तो इसी डायरेक्शन में मुझे पीछे दिखेगा ना। वैसे अगर ऐसी मेरी आंखों में लाइट एंटर कर रही है तो ये पीछे मैं देखूंगा, मतलब ऊपर देखूंगा मैं ऑफकोर्स, तो मुझे स्टार यहां पर दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज द, मतलब ये एपरेंट पोजीशन है स्टार, मतलब एक्चुअल में स्टार की ये एपरेंट पोजीशन है, स्टार की ये एक्चुअल पोजीशन है। स्टार यहां पर है, पर दिख कहां पर रहा है, यहां पर। क्यों? इस एटमॉस्फेयर के कारण, इसके रिफ्रैक्शन के कारण। आगे चलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर इसकी बात हो गई। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात करते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तुमने जनरली देखा होगा, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? ठीक है, जनरली देखो क्या होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो वो क्यों ट्विंकल करते हैं, इसका एक कारण है। वही कुछ स्टार्स ट्विंकल करते हैं, कुछ स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, है ना। कुछ स्टार्स ट्विंकल करते हैं और कुछ स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द डील ओवर हियर? समझो बात को कि ये एक बहुत ही दूर का स्टार है और ये एक बहुत ही पास का स्टार है। ठीक है, पहली बात तो बहुत ही दूर का स्टार मतलब एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो गया, है ना। मतलब बहुत दूर से आ रही है, मतलब बिल्कुल पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है, तो इतनी दूर से पहली बात तो लाइट ट्रैवल करके आ रही है ना। ये देख सकते हो तुम, ये बहुत ही लॉन्ग पाथ है, बहुत ही लॉन्ग पाथ है। तो इतनी दूर से लाइट आ रही, तो ऑफ कोर्स कम ही लाइट आ रही होगी, बहुत सारी लाइट तो आ नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही पॉइंट सोर्स से बहुत दूर से लाइट आ रही है। मतलब क्या है कि वो हमारे जब यहां तक पहुंच रही होगी तो बहुत दूर से आ रही है वो। ठीक है, अब देखो होता क्या है, होता यह है कि जब, जैसे कि यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, होता यह है कि यही सेम चीज हो रही होती है कि ये अपने अलग अलग लेयर्स हैं, है ना, अलग अलग लेयर्स हैं। तो क्या होता है कि चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के कारण, मतलब चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि लाइट यहां से एंटर की तो ये अलग, इसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अलग, इसका अलग। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि बार बार जो है, बार बार लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है ना। बार बार लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। हम यहां पर है मान लो, ठीक है, तो कभी हमारी आंख में यहां से एंटर कर रही है, कभी यहां से एंटर कर रही है, कभी यहां से एंटर कर रही है। क्योंकि तुम सोचो ना कि हमारा एटमॉस्फेयर ग्लास नहीं है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन से लाइट का आना इज नॉट पॉसिबल, सीधी सी बात है ना। तो पहली बात तो स्टार बहुत दूर है, बहुत ही दूर स्टार है ये वाला, है ना। एंड इतनी दूर से बिल्कुल पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है, तो वो बहुत ही कम लाइट है। अब वो भी क्या हो रहा है, बार बार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो हमारी आंखों में भी कभी इधर से एंटर करेगी, कभी इधर से, कभी इधर से, राइट। तो हमको बार बार ट्विंकल करता हुआ दिखता है, क्योंकि अब कोई भी चीज, अगर हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, हर चीज थोड़ी ट्विंकल करती है, क्योंकि भाई बहुत ही हम पास से उस चीज को देख रहे हैं। एंड सीधी सी बात है, पास से देख रहे हैं तो मतलब यह है कि जो हमारी आंखों में लाइट एंटर कर रही है बहुत ही सीधी तरीके से आ रही है, ऐसा कुछ नहीं कि बार बार रिफ्रैक्ट होकर आ रही है। पर वहां पर क्या हो रहा है कि इन लेयर्स के कारण वो लाइट बहुत रिफ्रैक्ट हो रही है, कभी इस डायरेक्शन में जा रही है, कभी उस डायरेक्शन में, कभी इधर, कभी उधर। क्योंकि बार बार जो है वो, ऐसा तो है नहीं कि ग्लास प्रेजेंट है, ऐसा है नहीं कि कोई ऐसा मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल ऐसा है कि हाँ बस इतना ही है ना। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एयर के, है ना, कॉन्स्टेंटली चीजें चेंज हो रही है। उस कारण से हमारी आंखों में जब लाइट एंटर करती है तो वो हमको ट्विंकल करता हुआ दिखता है, क्योंकि बार बार अलग अलग इससे हमारे इसमें आंखों में लाइट जो है एंटर करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर तुम पढ़ भी सकते हो, द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस व्हिच कीप ऑन चेंजिंग। तो ये चेंज होते रहते हैं बार बार, है ना, ये चेंज होते रहता है बार बार। ड्यू टू दिस पाथ ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द स्टार कीप ऑन चेंजिंग देयर पाथ कंटिन्यूअसली। ठीक है, शॉर्ट मतलब अगर कम डिस्टेंस है तो कम ट्विंकलिंग होगी, क्योंकि लाइट ज्यादा आ रही है। थोड़ा बहुत ट्विंकलिंग हो भी गई तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत ही ट्विंकलिंग दिखती है। पर दूर से बहुत ही कम लाइट आ रही है, वो कम लाइट भी ट्विंकल हो रही है, तो इसलिए वो बार बार हमको ट्विंकल करते हुए दिखता है। ठीक है, ग्रेट। As a consequence, the number of rays entering the pupil of the eye goes on changing with the time and the stars appear twinkling. मतलब आंखों में जो हमारे रेज एंटर कर रही है, वही बात हो गई ना, कि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल फिक्स लाइट आ रही है, नहीं, वो चेंज होती रहती है बार बार, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के कारण वो बार बार चेंज हो रही है, और एक तो बहुत दूर से आ रही है। ठीक है, शॉर्ट पाथ के केस में वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि पाथ शॉर्ट है ना, तो लाइट ज्यादा आ रही है। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं करते? बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो, पहली बात तो यह है कि स्टार्स बहुत दूर होते हैं, तो पहले उनसे लाइट बहुत कम आ रही होती है, तो वो कम लाइट जब आती है वो भी बार बार रिफ्रैक्ट हो रही है। तो सीधी सी बात है कि बहुत ही कम लाइट आ रही है, वो भी रिफ्रैक्ट हो रही है, तो हमको वो स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ग्रेट।
द लाइट रेज विच कम फ्रॉम स्टार्स गेट रिफ्रैक्टेड मेनी टाइम्स बिफोर दे रीच आवर आईज, ठीक है। ड्यू टू दिस stars seem to be blinking or twinkling. Planets, on the other hand, are located near to us, relatively to stars. So the diffraction of light does not occur much and planets do not seem to twinkle. सीधी सी बात है भाई, प्लैनेट्स पास में है तो इनसे जो लाइट आ रही है, हाँ हो सकता है कि ऑफ कोर्स वो भी जो है वो रिफ्रैक्टिव चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस के कारण, एक तो है ना क्या हो रहा है, मैं जब बोल रहा हूँ ना, आई डोंट नो, कुछ तो भी ऐसा अजीब सा मुझे फील हो रहा है, तो तुमको अगर मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी कि मैं नाक से बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, ठीक है। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, पर आई डोंट नो क्या हो रहा है, वो नाक से ऐसी आवाज मेरी निकल रही है। खैर, कमिंग बैक, प्लैनेट्स हमारे करीब हैं, प्लैनेट्स हमारे पास में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लैनेट्स बहुत दूर है, रिलेटिवली पास है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पास वाले करीब है, रिलेटिवली पास है ना। तो वो रिलेटिवली पास है, तो जब वहां से लाइट आ रही है तो हाँ हो रही होगी, वो भी उसमें भी डिफ्रैक्शन हो रहा होगा अलग अलग उसके कारण, पर वो इतना नहीं है कि पूरा प्लैनेट ट्विंकल करने लगे। क्यों? क्योंकि प्लैनेट बड़ा है साइज में, हमको दिखने में बड़ा दिख रहा है। अब तुम बोलेगे भैया स्टार और बड़ा होता है, पर वो बहुत दूर है, प्लैनेट्स पास में तो हमको बड़े दिख रहे हैं, तो तुम पढ़ भी सकते हो। ड्यू टू दिस स्टार्स सीम टू बी ट्विंकलिंग और ट्विंकलिंग, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, है ना, मेनी टाइम्स। प्लैनेट्स ऑन द अदर हैंड आर लोकेटेड नियर टू अस रिलेटिवली टू स्टार्स, सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डज नॉट अकर मच एंड प्लैनेट्स डू नॉट सीम टू ट्विंकल। डिफ्रैक्शन हो तो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि अगेन जो लाइट आ रही है वो आ तो उसी एटमॉस्फेरिक लेयर से आ रही है ना, उन्हीं एटमॉस्फेरिक लेयर से आ रही है लाइट, तो डिफ्रैक्शन होगा, पर इतना नहीं होगा कि हमको स्टार्स प्लैनेट ट्विंकल करता हुआ दिखे। क्यों? क्योंकि प्लैनेट हमारे पास में लोकेटेड है, स्टार जो है वो बहुत दूर लोकेटेड होता है, ठीक है। तो यही सिंपल सा लॉजिक है, स्टार अगर यहां पर है तो प्लैनेट यहां पर होता है और अर्थ यहां पर है, ठीक है। तो यहां से लाइट आ रही है तो ऑफकोर्स पास से आ रही है, यहां से तो बहुत दूर से आ रही है, तो ऑफकोर्स ये चीज जो है वो ट्विंकल करती हुई नहीं दिखेगी, ये दिखेगी, है ना। क्योंकि इसके केस में थोड़ा सा भी अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा सा भी अगर एटमॉस्फेरिक लेयर्स के कारण डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वो अफेक्ट करेगा उस चीज को, राइट। वेरी गुड। वहीं प्लैनेट जो है वो रिलेटिवली पास होते हैं, और पास होने के कारण क्या होता है कि वो हमको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। वो जो हमारी सरप्राइज वाली चीज है वो बहुत 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 जल्दी आने वाली है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुम इस चीज को मतलब समझ लो कि ये कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, ना हो सकता है, इसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। हम मिलते हैं उसी सरप्राइज के साथ में, बस 2-4 दिन और दो मुझे, आई विल बी रिवीलिंग इट एंड इट इज गोइंग टू बी अ बूम, ठीक है। तो दैट मींस हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। लेट्स स्टे होम, स्टे सेफ। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो कर सकते हो, आई डोंट नो मेरी आवाज़ को क्या हो गया है। सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो जिससे कि तुमको नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड इंस्टाग्राम पर तुम मुझे और पढ़ले को फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो, और बाकी बिहाइंड द सीन्स वगैरह के लिए भी तुम जो है वो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो बिल्कुल से, ठीक है। एंड कोई भी अगर तुमको क्वेरी है तो तुम मेल कर सकते हो, टेलीग्राम पर पढ़ने के चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो। एंड बस मिलते हैं हम लोग यार। टिल देन, दिस इज योर अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।